एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर वेनवू को काफी घायल हालत में देखते हैं, जो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मौत इतनी जल्द आएगी। वेनवू एक लेवल 4 का वॉरियर है जिसको एक मिशन के चलते असाइन किया गया था और उसी दौरान उसने एक टीम ज्वाइन की, लेकिन वेनवू की टीम को मेन फोर्स की टीम ने धोखा दे दिया। उनकी जिंदगियों को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया गया लेवल 5 के म्यूटेटेड बीस्ट को ललचाने के लिए, और वेनवू की टीम को कभी न नोटिस किए जाने वाले चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये एक तरह से अच्छा भी है। इसके बाद वेनवू चिल्लाते हुए एक 5 लेवल के म्यूटेटेड बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने वैसे भी काफी कयामत के दिन देख लिए हैं, और इसी के बाद वो बीस्ट वेनवू के पेट के अंदर अपना हाथ घुसा के उसे मार देता है। थोड़े समय बाद वेनवू की आंख एक हॉस्पिटल के बेड में खुलती है और वो ये देख के काफी हैरान हो गया था कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद जब वेनवू घड़ी को देखता है तब उसे पता चलता है कि वो पूरे 1 साल पीछे आ गया है, और वेनवू को लगने लगता है कि उसे उसकी मेहनत का फल मिल गया। इसके बाद वेनवू के फोन में उसकी कंपनी की तरफ से उसके पास मैसेज आता है, लेकिन वेनवू उस मैसेज को देख के सोचता है कि ये कंपनी तो एपोकलिप्स के दौरान ही तबाह हो चुकी थी, जिससे वेनवू को सच में यकीन हो जाता है कि उसे उसकी मेहनत का फल मिल गया, और वो हंसते हुए कहता है कि वो दोबारा जी सकता है। और वेनवू इस बार कसम खा लेता है कि वो दोबारा कोई चारा नहीं बनेगा और न ही दूसरों के हाथों की कठपुतली। ये वेनवू की किस्मत है और वेनवू इसे खुद कंट्रोल करेगा अपने बलबूते पे। और वेनवू को याद आता है कि आज से ही ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो जाएगा, और इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की दुनिया में जिंदा रहने का सिर्फ एक ही नियम है कि इंसानों से जितनी हो सके उतनी दूरी बना के रखो और एडवांस में ही तैयारी करके रखो, नहीं तो तुम्हारा हाल वेनवू की पिछली लाइफ की तरह होगा। और इसके बाद वेनवू रेडी होकर अपनी सेकंड लाइफ को जीने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वेनवू रेडी होकर बाहर जा ही रहा था कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और अगले ही पल दरवाजा तोड़ के एक लाश उसके सामने आके गिरती है। और जब वेनवू सामने की तरफ देखता है तब सामने की तरफ एक ज़ॉम्बी था। हमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज वो क्रिएचर होते हैं जिनके ऊपर डेमोनिक एनर्जी कब्जा कर लेती है, और इसी के चलते वो अपनी समझ, ताकत, स्पीड सब खो देते हैं, और इनकी कमजोरी डेमोनिक एनर्जी कोर होता है। वेनवू ये सब देख के समझ जाता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की दुनिया शुरू हो चुकी है, लेकिन किस्मत से वेनवू पहले से ही तैयार है और उसके पास एक वेपन भी है, इसीलिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन ज़ॉम्बी की बॉडी के अंदर कोर ढूंढना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हर ज़ॉम्बी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे कोर होते हैं। इसीलिए पहली बार में ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए इंसान काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन वेनवू के पास पहले से ही नॉलेज और कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जो पिछली लाइफ से उसे एक वरदान की तरह से मिला है। और जब तक वेनवू ज़ॉम्बी के ऊपर सही जगह और सही तरीके से हिट करता है तो वो एक ही बार में ज़ॉम्बी को मार सकता है। इसके बाद वेनवू जैसे ही उस ज़ॉम्बी को मारता है तो उसे एक पॉइंट मिल जाता है, जिससे वेनवू काफी खुश हो जाता है, क्योंकि पिछली लाइफ में भी ज़ॉम्बीज को मारने से पॉइंट मिला करते थे। इसके बाद हमें एपोकलिप्स के बारे में बताया जाता है कि एपोकलिप्स आने के बाद पूरी दुनिया कियोस में चली गई, इसीलिए पैसों की अहमियत कागज के टुकड़े के सिवा और कुछ नहीं रह गई, और जिंदा रहने के लिए मैदान में एक नया नियम आ गया, और बेशक पॉइंट को एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंज पिलर स्थापित किए गए। इसके बाद हमें एक्सचेंज पिलर के बारे में बताया जाता है। एक्सचेंज पिलर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पॉइंट के जरिए चीजों को बेचा या खरीदा जा सकता था, और पॉइंट्स मॉन्स्टर्स को मार के मिलते थे, जैसे ज़ॉम्बीज या फिर म्यूटेटेड बीस्ट। और जब भी कोई सर्वाइवर एक्सचेंज पिलर को छूता है तब वो अपने पॉइंट्स के जरिए चीजों को एक्सचेंज कर सकता है, और कई तरह की चीजों में, या फिर वो 3 मेजर क्लास में से किसी एक में स्विच कर सकता है। क्लासेस जैसे कि आर्चरर, वॉरियर, विजार्ड यानी कि जादूगर। और क्लास चेंज करने के बाद उनकी फिजिकल एबिलिटी नॉर्मल ह्यूमन से 2 गुना बढ़ जाती थी। और अगर तुम गलती से किसी तरह की रेयर या फिर मिस्टीरियस क्लास में स्विच कर लेते हो तो इससे तुम्हारे पास एक्सट्रीम पावरफुल और मिस्टीरियस एबिलिटी आ सकती है। इसके बाद वेनवू अपने करीबी एक्सचेंज पिलर के पास जाने का सोचता है, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में बहुत से लोग घर पे रुक गए थे और उन्होंने ये मौका गवा दिया था। लेकिन जब वेनवू अपने वार्ड से बाहर निकल के देखता है तब ज़ॉम्बीज पूरे हॉस्पिटल में फैल गए थे, यानी कि मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका है। इसीलिए वेनवू सोचता है कि उसे एक्सचेंज पिलर के पास जाके जल्दी से अपनी क्लास को वॉरियर फर्स्ट लेवल पे कर लेना चाहिए। लेकिन खतरे की बात यह थी कि हॉस्पिटल के अंदर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं, इसीलिए वेनवू को उनसे होके गुजरना पड़ेगा, और इसके बाद वेनवू एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद एक ज़ॉम्बी वेनवू के पास आ जाता है तो वेनवू उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से वेनवू की कोहनी ही क्रेक हो जाती है, जिससे वेनवू को समझ में आ जाता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले काफी कमजोर है, इसीलिए उसे सबसे ज्यादा ध्यान अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने पे लगाना होगा। इसके बाद जब वेनवू पीछे देखता है तब उसके ऊपर अनगिनत ज़ॉम्बीज हमला करने को आते हैं, लेकिन वेनवू अपने चाकू को पकड़ता है और गोल गोल घूमते हुए उन सभी ज़ॉम्बीज को काट के रख देता है। और वेनवू को ऐसा करने से करीब 10 पॉइंट मिल चुके थे, और वेनवू इतना सब करने से ही काफी थक चुका था। इसके बाद जब वेनवू वहां से जाने को सोचता है तब उसे किसी जानवर के चलने की आवाज आती है, और जब वेनवू उसे अपनी तरफ आता हुआ देखता है तब उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो जानवर कोई नॉर्मल जानवर नहीं बल्कि नीब्रूहुड डॉग था, जो कि एक 2 लेवल का म्यूटेटेड बीस्ट है। वेनवू उसे देखते ही समझ जाता है कि उसकी औकात नहीं है कि वो उसे हरा सके, और इसी के बाद वो डॉग अपना बड़ा सा मुंह खोल के वेनवू की तरफ दौड़ने लगता है, और वेनवू उससे जान बचा के इधर उधर भागने लगता है। लेकिन वो डॉग वेनवू के ऊपर जंप लगा लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। इसके बाद वो डॉग वेनवू को बाईं तरफ झटकता है, जिससे वेनवू दरवाजा तोड़ के बाहर गिरता है और वेनवू की हालत काफी खराब हो जाती है। इसके बाद वो डॉग फिर से वेनवू के सामने आ जाता है, और वेनवू समझ नहीं पाता है कि ये डॉग बार बार उसकी आई साइट को क्यों ब्लॉक करना चाहता है। इसके बाद वो डॉग फिर से वेनवू की तरफ देख के एक जोर की दहाड़ मारता है। वेनवू भी फैसला कर लेता है कि वो बिना लड़े तो नहीं मरेगा, वो लड़के ही मरेगा। इसके बाद वो डॉग फिर
से वेनवो के ऊपर जंप करके साइड में आ जाता है, जिससे वेनवो फिर से समझ नहीं पाता है कि ये डॉग उसके ऊपर अटैक कर क्यों नहीं रहा है, बल्कि इसके पास तो एक अच्छा मौका भी था। इसके बाद वो डॉग उसी जगह पे गोल गोल घूमने लगता है जैसे कि वो उसका इलाका हो, और वो डॉग बार बार वेनवो को कन्वीनियंट स्टोर के पास जाने से रोक रहा था। और तभी वेनवो की नजर उस डॉग के पीछे एक पोर्टल के ऊपर पड़ती है और वेनवो उसे ट्रेजर लैंड कहता है, यानी कि खजाने की जगह। इसके बाद हमें ट्रेजर लैंड के बारे में बताया जाता है कि ट्रेजर लैंड बहुत ही खास चीज है जो उसकी पिछली जिंदगी में मौजूद थी, जो पता नहीं कब आती और कब चली जाती, और किसी ने भी पता नहीं लगा पाया कि ये कब आती है और कब जाती है, और ना ही इसके पैटर्न के कि ये कितने टाइम में आती है। लेकिन एक चीज जो पूरे यकीन से कही जाती है कि जो कोई भी इसके अंदर जाता है उसे बेहद कीमती चीजें मिलती हैं, यहाँ तक कि एक्सचेंज प्लेयर के पास भी वो चीजें नहीं होती हैं। और जो कोई भी इसके अंदर जाने में कामयाब हो गया उसके हाथों में बहुत ही खास चीज आ जाती है, जिससे वेनवो को समझ में आ जाता है कि इस डॉग को इसके बारे में पहले पता चला होगा, इसीलिए ये डॉग इस जगह को बिल्कुल ऐसे रक्षा कर रहा है जैसे कि ये इसका इलाका हो। लेकिन ये काफी दुख की बात है कि ट्रेजर लैंड के अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन इसी के बाद वो डॉग वेनवो को घूर के देखता है जैसे कि उसे पता लग गया है कि वेनवो को ट्रेजर लैंड के बारे में पता चल चुका है। इसी के बाद वो डॉग वेनवो के ऊपर अटैक कर देता है, तो वेनवो भी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरे पास अब भागने का कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन वो डॉग वेनवो की पूरे फोर आर्म को अपने मुंह के अंदर भर लेता है, जिससे वेनवो को काफी तेज दर्द होता है और वेनवो अपने चाकू के साथ उस डॉग के सर के ऊपर भोंकते हुए कहता है कि मर जा। लेकिन वो डॉग वेनवो का पूरा एक हाथ ही उखाड़ लेता है, जिससे वेनवो बेहद दर्द में चीखता है। लेकिन वेनवो फिर भी अपने आप को शांत करता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो एक बार लेवल अप कर लेगा तो उसके बॉडी पार्ट फिर से रिकवर हो जाएंगे, और अगर आप वेनवो को सर्वाइव करना है तो उसे ट्रेजर लैंड के अंदर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही मारा जाएगा। इसके बाद वो डॉग फिर से वेनवो के ऊपर अटैक करने को दौड़ लगाता है, लेकिन वेनवो जंप करके उसके पीछे से उस ट्रेजर जोन के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो डॉग वेनवो का एक पैर ही पकड़ लेता है। लेकिन वेनवो कुछ ऐसा करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वेनवो अपने हाथों से ही अपना पैर काट लेता है और उस ट्रेजर लैंड के अंदर चला जाता है, और वेनवो के अंदर जाते ही वो ट्रेजर लैंड वहीं पे बंद हो जाती है। इसके बाद वेनवो जब अंदर आता है तब उसे एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है, और वेनवो सोचता है कि उसने अंदर आने के लिए अपने एक हाथ और अपने एक पैर का बलिदान दे दिया, और वेनवो ट्रेजर बॉक्स को खोलते हुए यही उम्मीद करता है कि उसका ये बलिदान व्यर्थ न जाए। और जब वेनवो बॉक्स खोलता है तब उस बॉक्स के अंदर एक स्क्रोल था, और वो स्क्रोल कोई नॉर्मल स्क्रोल नहीं बल्कि हिडन क्लास स्क्रोल था, जिसे वेनवो का बलिदान बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हिडन क्लास की एबिलिटी किसी भी नॉर्मल एबिलिटी से ज्यादा अच्छी होती है। और जब वेनवो उस स्क्रोल को खोलता है तब उसके अंदर से एक मैजिक होता है और उसे बधाई दी जाती है, क्योंकि उसकी करंट क्लास सोल मास्टर की होती है। और वेनवो जैसे ही अपनी क्लास को चेंज करता है तो उसकी बॉडी फिर से हील हो जाती है, और इसके बाद वेनवो सोचने लगता है कि उसे किस तरह की स्किल मिलेगी, क्योंकि अब वो एक सोल मास्टर है। इसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि वेनवो का करंट लेवल 1 है सोल मास्टर के तौर पे, और उसे एक नॉर्मल स्किल मिली है जिसका लेवल 2 है, और वेनवो को एक यूनिक स्किल दी जाती है जो कि है सोल रियलम, और रियलम को तुम एक वर्ल्ड की तरह माप सकते हो। और वेनवो की जो स्किल है इसकी कोई रैंक भी नहीं है, यानी कि तुम इसे एस मान सकते हो और इसे नहीं बदला जा सकता है। इसके बाद वेनवो को सोल रियलम स्किल के बारे में बताया जाता है कि सोल रियलम एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो सोल को समन कर सकता है, और हर एक सोल का लेवल वेनवो के लेवल तक होगा। और इसी के बाद वेनवो का पहला सोल रियलम ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है, और वेनवो को एक सोल बीस्ट मिलती है जिसका करंट एट्रीब्यूट 2 था, जिसकी स्किल्स नॉर्मल थी, लेकिन उसके पास एक खास स्किल्स भी थी कि वो अपने टारगेट की सोल को डैमेज कर सकती है। और डैमेज का लेवल इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उसके अपोनेंट का लेवल कितना है और वेनवो का कितना है। अगर उन दोनों का लेवल सेम है तो सोल का डैमेज 50% तक जाएगा। इसके बाद वेनवो की सोल बीस्ट उसी के अंदर चली जाती है, और उसे बताया जाता है कि सोल बीस्ट मास्टर की सोल के साथ जुड़ सकती है, जिससे मास्टर को सोल बीस्ट की स्किल मिल जाएगी, यानी कि वेनवो अपनी सोल बीस्ट की स्किल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसके बाद वेनवो का बैटल मोड एक्टिवेट हो जाता है सोल बीस्ट फ्यूजन के साथ, और इसके बाद हमें वेनवो का स्टेटस दिखाया जाता है, और वेनवो कहता है कि मैं यकीन भी नहीं कर सकता कि मेरी हिडन क्लास बाकी सारी क्लासेस से इतनी ज्यादा अच्छी है, और इसी के साथ मैं अपने सेम लेवल के अपोनेंट्स को बड़े आराम से हरा सकता हूँ फ्यूचर में, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिडन क्लास है जो वेनवो ने पहली बार देखी है। इसके बाद वेनवो ट्रेजर लैंड से बाहर निकलते हुए सोचता है कि पता नहीं वो डॉग क्या कर रहा होगा, और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में कहाँ तक जाऊंगा। इसके बाद जब वेनवो ट्रेजर लैंड से बाहर निकलता है तो वो डॉग वहीं पे खड़ा हुआ था, जो वेनवो को देखते ही भौंकने लगता है। लेकिन वेनवो काफी खुश होकर कहता है कि अरे तुम तो यहीं पे हो, शायद से मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ही बदौलत मुझे ये सब कुछ मिला है, या फिर मुझे जितनी जल्दी हो सके तुम्हें हेल्प भेज देना चाहिए। इसके बाद वो डॉग फिर से वेनवो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वेनवो उसके ऊपर एक जोरदार लात मारता है। लेकिन वो डॉग काफी दमदार था, इसीलिए वो वेनवो की लात खा के भी दोबारा खड़ा हो जाता है, जिससे वेनवो समझ आता है कि ये 2 गुना फिर से ताकतवर हो गया है और इससे वो अभी नहीं निपट सकता है। लेकिन वेनवो ये सोचता है कि वो अपनी बैटल फॉर्म में क्या क्या कर सकता है, और इसके बाद वेनवो अपनी बैटल मोड को एक्टिवेट करता है। इसके बाद डॉग फिर से वेनवो के ऊपर अटैक करता है, तो वेनवो इस बार उसके ऊपर फिर से किक मारता है, और इसके साथ ही वो अपनी सोल स्ट्राइक को एक्टिवेट करता है जो कि एस रैंक की थी। और वेनवो की एक ही स्ट्राइक खाने के बाद वो डॉग नीचे गिर जाता है और दर्द में कराहने लगता है। वेनवो सोचता है कि यही सोल मास्टर की असली ताकत है, लेकिन जब वेनवो उस डॉग के पास जाता है तब वो देखता है कि ये डॉग अभी तक मरा नहीं है, तो वो सोचता है कि ये साला अभी तक मरा किस लिए नहीं। लेकिन तभी वो डॉग उठ के खड़ा हो जाता है, और अब इसकी स्पेशल एबिलिटी अवेकन होती है जो कि एस रैंक की एबिलिटी है, जिससे ये और भी ज्यादा जंगली हो जाता है, और इसका जितना भी दर्द और चोटें हैं वो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को और
और बढ़ा देती हैं और एक अलग ही लिमिट पे ले जाती हैं। वेनवू भी उसे देख के समझ जाता है कि इसके पास भी एस रैंक की स्पेशल स्किल है। इसके बाद हमारी आंखों के सामने फर्स्ट ग्रेड का म्यूटेटेड बीस्ट और फर्स्ट ग्रेड का सोल मास्टर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। वेनवू अपने मन में सोचता है कि इसके पास अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल है, यानी कि मैं इसे हरा नहीं सकता हूँ। इसके बाद वो डॉग वेनवू के ऊपर अटैक करता है तो वेनवू वहां से जल्दी जल्दी में भागने लगता है, लेकिन वो डॉग वेनवू को पीछा नहीं छोड़ता है तो वेनवू उसके ऊपर एक वेंडिंग मशीन गिरा देता है और कन्वीनियंस स्टोर से भाग जाता है। और वेनवू बाहर निकल के सोचता है कि इसकी एबिलिटी तो कमाल की है, ये जितना ज्यादा घायल होता जाएगा उतना ही ताकतवर होता जाएगा। इस स्किल के साथ तो ये पूरी दुनिया को भी अपने घुटनों पे ला सकता है। और वेनवू के लिए ये काफी अजीब बात थी, क्योंकि पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बाद वेनवू को कुछ याद आता है कि तीसरे दिन जियानबिंग पार्क के अंदर काफी खास तरह की चीजें अपेयर होंगी, जैसे कि ब्लैक कवर बुक। ये काफी खास बुक है जिससे स्किल काफी जल्दी बढ़ जाती है, और इसी तरह की कई चीजें। और किसी ऐसे के लिए जो मर के फिर से जिंदा हुआ हो, ये किसी सपने के सच होने जैसा नहीं है। लेकिन जब वेनवू उस जगह पे पहुंचता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस जगह पे अनगिनत ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए थे। और वेनवू उन्हें देख के समझ जाता है कि अगर इनकी तादाद इसी तरह से बढ़ती रही तो जो लोग अपने अपार्टमेंट में छुपे हुए हैं वो ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन वेनवू को सिर्फ एक्सचेंज पिलर से मतलब है, इसीलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कक्कासी की तरह इनके दिलों को छू ले। और इसके बाद वेनवू एक एक करके उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, और इसी के साथ वो अपनी सोल स्ट्राइक का भी इस्तेमाल करता है। और वो कहता है कि इस लाइफ में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, और वेनवू ने इतने ही देर में सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया था और वो एक्सचेंज पिलर के सामने खड़ा हुआ था। इसके बाद वेनवू एक्सचेंज पिलर को छूता है तो वो उसे वेलकम करता है सिस्टम के अंदर, और उसे कहता है जो भी चीजें चाहिए उन्हें चूज कर लो। इसके बाद जब वेनवू एक्सचेंज पिलर में एटम्स को चेक करता है तब उसने सोचा था कि एटम्स काफी होंगे, लेकिन वो काफी कम थे। और क्योंकि वेनवू को ज़ॉम्बी से फाइट करते समय काफी चोटें लग चुकी थी, इसीलिए वो हीलिंग पोशन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो काफी महंगे मिलते हैं। तो वो अपने लिए 100 पॉइंट का रिकवरी पोशन सिलेक्ट कर लेता है, और वेनवू जैसे ही उसे पीता है तो कुछ ही सेकंडों में उसकी रिकवरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद वेनवू अपने लिए कुछ मैजिक क्रिस्टल सिलेक्ट करता है, और लेवल 1 के वॉरियर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और न ही उनकी फिजिकल क्वालिटी इंक्रीज होगी। लेकिन वेनवू के पास हिडन क्लास स्किल है, इसीलिए ये पत्थर उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेंगे और उसके मानव को फिर से रिकवर करने में बहुत जल्दी हेल्प करेंगे। और वेनवू जैसे ही उस पत्थर को तोड़ता है तो उसके अंदर से काफी एनर्जी निकलती है, और वो सारी एनर्जी वेनवू की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और वेनवू को ऐसा महसूस होता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटी 0.5% बढ़ गई है, और अगर वेनवू कोई अच्छा सा वेपन चूज कर लेगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके कुछ घंटों बाद हम लोग वेनवू को देखते हैं, जो कि एक वेपन शॉप में आया था अपने लिए वेपन लेने के लिए, क्योंकि वेनवू भले ही सोल मास्टर हो, जो कि हिडन क्लास के मामले में सच में काफी ताकतवर स्किल है, लेकिन जब भी कॉम्बैट का मामला आएगा तो वेनवू दूसरे क्लासेस के मुकाबले में काफी कमजोर रहेगा, इसीलिए उसे पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी। और अगर वेनवू को बिना अपनी समनिंग स्किल इस्तेमाल किए अटैक करना है तो उसके पास लीथल वेपन होना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में उसके सोल पैड स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे तो वेनवू को भी अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि वेनवू इसी के साथ ही अपने सर्वाइवल की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। इसके बाद जब वेनवू गली से गुजर रहा था तब उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि मदद मांग रहे थे। इसके बाद हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो कि मदद मांग रहे थे। दरअसल वहां पे 2 भाई बहन थे जिनको ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। भाई अपनी बहन से कहता है कि चिंता ना करो, मैं किसी भी ज़ॉम्बीज को तुम्हारे करीब ना आने दूंगा। बहन अपने भाई से पूछती है, ब्रदर हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग यहीं पे मरने वाले हैं? वो बंदा अपनी बहन से कहता है, सिस्टर चिंता ना करो, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता निकालता हूँ और तुम मुझे फॉलो करना। इसके बाद वो बंदा एक रॉड उठा लेता है और ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन सामने से एक ज़ॉम्बी उसे हाथ मारता है, जिससे वो दीवार से टकरा के नीचे गिर जाता है। उसकी बहन अपने भाई को संभालने आती है तो उसके पीछे से ज़ॉम्बीज अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी कोई अचानक से उन ज़ॉम्बीज के ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक करके उन्हें मार देता है, और उन दोनों से कहता है कि ज़ॉम्बीज को अपनी पीठ दिखाना काफी खतरनाक हो सकता है। और उनकी मदद करने वाला और कोई नहीं, वेनवू ही था, जिसने एक ही स्ट्राइक में उन सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया। इसके बाद वेनवू अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और सामने की तरफ आने वाले सारे ज़ॉम्बीज को मारता हुआ चला जाता है। वो दोनों अपने मन में सोचते हैं कि ये कौन है, ये तो काफी अमेजिंग है। वेनवू उनसे पीछे मुड़ के कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से निकलो। इसके बाद वो दोनों भाई बहन जल्दी जल्दी से वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जब वो आगे आके देखते हैं तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वेनवू अपने चैनसो के साथ उन सारे ज़ॉम्बीज को दरिंदे की तरह काट रहा था, और खून तो वहां पे बिल्कुल पानी की तरह बहता जा रहा था। इसके बाद वेनवू उन दोनों से कहता है कि बाहर का एरिया बिल्कुल क्लियर है, तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो। वो बंदा वेनवू को शुक्रिया कहता है उनकी जान बचाने के लिए, और वेनवू वहां से जाते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में सावधान रहना। वो बंदा वेनवू को हीरो कहता है और उससे पूछता है कि तुम जा कहाँ पे रहे हो। वेनवू उससे कहता है कुछ काम के इक्विपमेंट और वेपन ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं ज़ॉम्बीज के सामने बेबस नहीं होना चाहता हूँ। वो लड़की वेनवू से कहती है कि मुझे ऐसी जगह पता है जहाँ पे बहुत सारे वेपन हो सकते हैं। वेनवू उसे पूछता है और वो जगह कहाँ पे है। वो लड़की वेनवू को सानहुआई रोड के पुलिस स्टेशन के बारे में बताती है, लेकिन वो लड़की वेनवू को ये भी बताती है कि वो लोग वहां से जान बचा के भाग के आए हैं, क्योंकि उस पूरे पुलिस स्टेशन को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर के रखा है। इसके बाद वेनवू उन्हें शुक्रिया कहकर वहां से तुरंत पुलिस स्टेशन को चेक करने के लिए चला जाता है। वो लड़का पूछता है क्या वो सच में ठीक रहेगा वहां पे जाने के बाद। वो लड़की कहती है कि चिंता ना करो, वो दिखने में ताकतवर है तो वो ठीक रहेगा। इसके बाद जब वेनवू भागते हुए पुलिस स्टेशन तक जाता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां पे चूहे इंसानों जितने बड़े हो चुके थे म्यूटेट होके, और उसे ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे
इतने सारे चूहे क्या कर रहे हैं। इसीलिए उसे लगने लगता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर सच में कुछ तो चल रहा होगा। लेकिन वेन्वो फिर भी जल्दबाजी न करते हुए सबसे पहले चीजों और सिचुएशन को समझने की ज्यादा जल्दी सोचता है। इसीलिए वो खंबे के सहारे एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है और जब वो नीचे देखता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जहां तक नजरें जाती है वहां पे ज़ॉम्बीज, म्यूटेटेड चूहे और बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेरा हुआ था, जैसे कि मानो नर्क खुद धरती पे आ गया हो। और वेन्वो को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि पुलिस स्टेशन के अंदर अभी भी बहुत से लोग बचे हुए हैं। लेकिन वेन्वो को इन सभी बातों से क्या ही फर्क पड़ता है, उसे तो सिर्फ एक ही बात से फर्क पड़ता है, वो है ज़ॉम्बीज। और इसके बाद वेन्वो नीचे की तरफ जंप लगा देता है। इसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर की बेटी उसकी आंखों के सामने ही मारी गई थी। उस पुलिस ऑफिसर के जो को-वर्कर थे वो पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर रुके तो हम सभी मारे ही जाएंगे। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है और अपने दोनों को-वर्कर से कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लूंगा। लेकिन उसके को-वर्कर उसे कहते हैं ऑफिसर वैंग प्लीज इसके बारे में दोबारा सोचिए, हम उन चूहों के ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं है और इसके अलावा यहाँ पे और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आते जा रहे हैं। ऑफिसर वैंग उन दोनों से कहते हैं कि चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं मांग रहा हूँ, मैं अकेले ही अपना बदला ले लूंगा और ना ही तुम्हें फोर्स करूंगा। लेकिन तभी अचानक से पुलिस स्टेशन का दरवाजा टूट जाता है और सारे ज़ॉम्बीज अंदर की तरफ भागने लगते हैं। ऑफिसर वैंग अपनी गन निकाल लेते हैं और उन्हें शूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनका हाथ उन्हीं का कहना नहीं मान रहा था और तभी एक ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां पे वेन्वो आ जाता है और वो अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसे मार देता है। इसके बाद हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब वेन्वो बेदर्दी के साथ उन सारे ज़ॉम्बीज को मार रहा था और हर एक ज़ॉम्बी मारने पर उसे 1 पॉइंट मिलता था और वेन्वो ने अभी तक कम से कम 1000 पॉइंट इकट्ठा कर लिए थे। और वेन्वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसी जगह मिलना तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है, पता नहीं अभी तक मैं क्या कर रहा था। और ऑफिसर वैंग उसकी तरफ देखते हुए सोचते हैं क्या ये सच में कोई इंसान भी है। ऑफिसर वैंग के दोनों साथी कहते हैं ये तो कमाल का है, ये तो फ्रीली इधर उधर घूम रहा है। जिसपे वो लेडी ऑफिसर कहती है कि फ्रीली इधर उधर घूम रहा है, उसे अच्छे से देखो, वो पूरे ज़ॉम्बीज का गला काटते हुए यहाँ पे आया है। इसके बाद वो लेडी ऑफिसर अपने साथियों से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, इससे पहले की देर हो जाए। लेकिन ऑफिसर वैंग वहाँ से हिलते भी नहीं है और वो खड़े होकर वेन्वो को देखते रहते हैं। वेन्वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ से क्यों नहीं गए। ऑफिसर वैंग वेन्वो से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। वेन्वो उनसे पूछता है लेकिन किस तरह की मदद। इसके बाद ऑफिसर वैंग अपनी बेटी के पास जाते हैं और वेन्वो को बताते हैं कि मेरी बेटी को उन म्यूटेटेड चूहों ने मार दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो जिससे मैं अपनी बेटी का बदला ले सकूं। वेन्वो कहता है लेकिन ये हम सबके लिए नामुमकिन है कि हम दोनों अकेले उन सारे चूहों का सामना करें। जिसपे ऑफिसर वैंग कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। ऑफिसर वैंग वेन्वो को बताते हैं कि उनका मेन प्लान ज़ॉम्बी और चूहों को आपस में लड़वा के मारने का था, लेकिन इसके चलते उन्हें अपनी बेटी का बदला मिल जाता। लेकिन वो चूहे कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे और इसके बावजूद वो काफी बड़े होते गए उन ज़ॉम्बीज को मार के खाने के बाद। लेकिन जब वेन्वो यहाँ पे आया तो ऑफिसर वैंग को एक नया आइडिया मिल गया। इसके बाद ऑफिसर वैंग वेन्वो को बताते हैं कि उनके पास काफी ज्यादा मात्रा में एक्सप्लोजिव है जो एक ही बार में उन सारे चूहों को मार सकते हैं। इसके बाद ऑफिसर वैंग वेन्वो को उनका प्लान बताते हैं। दरअसल ऑफिसर वैंग उन सारे चूहों को ललचाएंगे और उनके साथ ही अपने आप को धमाके में उड़ा देंगे। लेकिन वेन्वो का काम बस इतना है कि उन्हें रास्ते में आने वाले जितने भी चूहे और ज़ॉम्बीज होंगे उन्हें मारना पड़ेगा, जिससे ऑफिसर वैंग का रास्ता साफ हो सके। वेन्वो ऑफिसर वैंग को देख के एक ही चीज कहता है, क्या तुम पागल हो। ऑफिसर वैंग वेन्वो से कहते हैं कि जैसे ही मैं सारे बॉम्ब्स को दगा दूं, इसके बाद तुम्हें मेरी बेटी का बदला लेना है और अगर धमाका फेल हो जाता है तो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वेन्वो ऑफिसर से पूछता है लेकिन तुम्हें अंदर जाने की जरूरत ही क्या है। जिसपे ऑफिसर वैंग उसे बताते हैं क्योंकि मेरी बेटी का कातिल अंदर ही है, क्योंकि बाहर जितने भी चूहे हैं वो सभी प्यादे हैं। इसके बाद ऑफिसर वैंग एक्सप्लोजिव लेके उस तरफ जाने लगते हैं और वेन्वो रास्ते में आने वाले जितने भी चूहे थे उन्हें मारता रहता है। इसके बाद ऑफिसर वैंग एक्सप्लोजिव लेके बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वेन्वो ऑफिसर वैंग के लिए मन में सोचता है कि तुम एक असली आदमी हो जो अपनी जान अपनी बेटी के बदले के लिए दांव पे लगा रहा है, इसीलिए तुम मेरी मदद के वर्दी हो। इसके बाद हम ऑफिसर वैंग को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर घुस गए थे और वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और आगे जाके उन्हें चूहों का राजा सेकंड लेवल का म्यूटेटेड क्रिएचर मिलता है जिसने ऑफिसर वैंग की बेटी को मारा था। और उसे देखने के बाद ऑफिसर वैंग को अपनी फ्लैशबैक मेमोरी याद आने लगती है, जिसपे ऑफिसर वैंग की बेटी उनके साथ बात कर रही थी और वो फोन पे बात करते हुए काफी घबराने लगती है क्योंकि उसे दरवाजे के बाहर से कोई आवाज सुनाई देने लगती है और इसी के बाद ही ऑफिसर वैंग की बेटी को उस बड़े से चूहे ने मार दिया था। इसके बाद हम वेन्वो को देखते हैं जो बाहर काफी टाइम से खड़ा हुआ था और उसे एक्सप्लोजिव की आवाज भी नहीं आती, इसीलिए उसे लगने लगता है कि धमाका कैंसिल हो गया। लेकिन अगले ही पल बिल्डिंग के अंदर एक जोर का धमाका होता है और वेन्वो अपने मन में सोचता है कि ऑफिसर वैंग तुम काफी कमाल के थे, अब मेरी बारी है। और क्योंकि वो धमाका काफी जोरों से हुआ था इसलिए आसपास के सारे चूहे भी मारे जाते हैं और उन चूहों के मरने के बाद उनके अंदर से एट्रीब्यूट क्रिस्टल बाहर निकल आते हैं और हर एक क्रिस्टल के पास अलग अलग एट्रीब्यूट यानी कि एलिमेंट होता है। इसके बाद वेन्वो कुछ क्रिस्टल्स को फोड़ता है तो उसकी एनर्जी उसकी सोल पे निकल लेती है और वेन्वो इन सभी चीजों के लिए ऑफिसर वैंग को दिल से शुक्रिया अदा करता है। लेकिन अगले ही पल उसे बिल्डिंग के अंदर से जहाँ पे मलबा बचा था कुछ हलचल होने लगती है, इसीलिए वो अपने सोल पेट के साथ उसी तरफ जाने लगता है और जब वेन्वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तब मलबे के अंदर से चूहों का राजा बाहर निकलता है और वेन्वो के पीछे ही ऑफिसर वैंग बच गए थे। तो वे वेन्वो से कहते हैं कि मेरी मदद करो इसे मारने के लिए। ऑफिसर वैंग वेन्वो को बताते हैं
हैं कि जब धमाका हुआ था तब इस चूहे ने अपनी तरफ एक शील्ड बना ली थी जिससे मैं भी बच गया। और इसके बाद ऑफिसर वैंग वेनवू से फिर से कहते हैं कि इसे मार दो, मेरी बेटी का बदला लेने में मेरी मदद करो। जिसपे वेनवू कहता है कि चिंता ना करो, सेकंड लेवल का बेस्ट कुछ भी नहीं कर सकता है जब वो सीरियसली घायल हो। इसके बाद वो चूहा वेनवू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वेनवू आगे की तरफ से सोल स्ट्राइक की फर्स्ट रैंक की स्किल इस्तेमाल करता है, जिससे वेनवू अपनी आंखों से 2 लेजर उस चूहे के ऊपर मारता है और उस चूहे के पेट में 2 छेद हो जाते हैं। इसके बाद वेनवू आगे बढ़ता है और उस कुल्हाड़ी के साथ उस चूहे को मार देता है और वेनवू को उस चूहे के मारने के बदले में 153 पॉइंट मिलते हैं। और ऑफिसर वैंग उस चूहे की लाश को देखते हुए कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे फादर ने तुम्हारा बदला ले लिया। इसके बाद ऑफिसर वैंग वेनवू को शुक्रिया कहते हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन आगे से वेनवू कहता है कि तुम इतने पोलाइट क्यों है। और इसके बाद वेनवू ऑफिसर वैंग को 3 क्रिस्टल दे देता है और कहता है कि तुमने अपनी जान खतरे में डाली जिससे मुझे ये क्रिस्टल मिल सके, इसीलिए हम इसे बीच में आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद वेनवू ऑफिसर वैंग से कहता है मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, इसीलिए अब तुम अपने भरोसे हो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऑफिसर वैंग वेनवू से पूछते हैं लेकिन तुम जा कहाँ पे रहे हो, जिसपे वेनवू पीछे मुड़ के कहता है जियानमिंग पार्क। इसके बाद हम लोग जियानमिंग पार्क को देखते हैं और वेनवू खड़ा होकर अपनी स्टेटस विंडो देख रहा था जहाँ पे वेनवू का लेवल जल्दी ही 2 होने वाला था अगर वो ट्रेजर लैंड को पा लेता है। और वेनवू यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में यहाँ पे एक ट्रेजर लैंड अपीयर हुआ था जो जल्दी ही अपीयर होने वाला है। लेकिन इसी वक्त वेनवू को एक दहाड़ सुनाई देती है और जब वेनवू नीचे झांक के देखता है तब नीचे की तरफ एक क्रिम्सन लायन था जिसको सिम्बा कहा गया है। और वेनवू उसे देख के काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसे यहाँ पे इतने टाइम पे नहीं होना चाहिए था। इसके बाद सिम्बा के सामने की ओर से काफी ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बी आ रहे थे तो सिम्बा अपनी तरफ से एक लेजर बीम अपने मुंह से फायर करता है और सामने की तरफ जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो हवा में ही मिट जाते हैं। और वेनवू सिम्बा से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में जब सिम्बा सामने आया था तब उसने अकेले ही एक पूरी सिटी को डोमिनेट कर दिया था। और अगर वेनवू सिम्बा के डिस्ट्रक्शन को याद करे जो उसने सिटी में किया था फिर तो वो पागलपन होगा। और क्योंकि सिम्बा एक 5th लेवल का मॉन्स्टर है इसीलिए वेनवू का उसके सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। इसके बाद सिम्बा को कोई आवाज सुनाई देती है तो वो अपना सर उठा के पीछे की तरफ देखता है, लेकिन समय रहते वेनवू अपने आप को छुपा लेता है, नहीं तो उसके जीने की उम्मीदें सारी यहीं पे खत्म हो जाती हैं। और इसके बाद वेनवू वहां से चुपचाप खिसक लेता है क्योंकि अगर उसे सिम्बा ने ढूंढ लिया तो ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसके बाद हम लोग 4 लोगों के ग्रुप को देखते हैं जो कि इस बात का फायदा उठा रहे थे कि सिम्बा ने सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुला लिया है और इसी का फायदा उठा के ये लोग यहाँ पे खजाने को ढूंढने के लिए आए हैं। उनमें से 2 जुड़वा भाई होते हैं जो कि अपने लीडर से कहते हैं ब्रदर, अगर हमें सिम्बा ने ढूंढ लिया तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। उनका लीडर उनसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे खजाना है, इसीलिए बाकियों को इसके बारे में पता भी लगने ना देना। वो लोग अपने लीडर से पूछते हैं कि आपको इस बारे में इतना यकीन कैसे है, जिसपे उनका लीडर उन्हें एक पेंडेंट दिखाता है और उन्हें बताता है कि वो उनके साथ मिलने से पहले एक सिल्वर फ्रॉक्स में गया था जहाँ पे उसे एक टूटा हुआ बॉक्स मिला जिसके अंदर ये पेंडेंट और एक मैप था और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये पेंडेंट जरूर ट्रेजर का दरवाजा होगा। इसके बाद वो पेंडेंट हवा में उड़ जाता है और हवा में एक पोर्टल बनता है और उनका लीडर उनसे कहता है देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पे खजाना जरूर होगा। इसके बाद हम वेनवू को देखते हैं जो अभी भी ज़ॉम्बीज को मार रहा था और पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा था और उसे भी हवा में वो पोर्टल बनते हुए दिखाई दे जाती है और वेनवू उस पोर्टल को एंट्रेंस ऑफ ट्रेजर ट्रोव कहता है। और इसके बाद वेनवू उस ट्रेजर ट्रोव की तरफ जाने लगता है और इसके बाद वेनवू बिल्डिंगों से होता हुआ उस ट्रेजर ट्रोव तक पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि ये ट्रेजर ट्रोव 1st लेवल की है। और इसके बाद वेनवू उसके अंदर चला जाता है, लेकिन हम लोग उसी के पीछे उसी 2nd लेवल के म्यूटेटेड डॉग को देखते हैं जो वेनवू का पीछा अभी तक कर रहा था। इसके बाद जब वेनवू ट्रेजर ट्रोव के अंदर आता है तब उसका स्वागत किया जाता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसने गलत कुछ भी नहीं समझा था, उसे पक्का अच्छे इक्विपमेंट मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस ट्रेजर ट्रोव को ओपन किया था वो सभी वेनवू को देख के काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन उनका लीडर उन्हें रोक देता है और कहता है कि हमें पहले चेक कर लेना चाहिए कि ये ताकतवर है या नहीं। अगर ये ताकतवर नहीं है तो हम लोग यहाँ से निकलने के बाद भी इसे मार सकते हैं। इसके बाद लीडर वेनवू से कहता है कि हम लोग भी यहाँ पे अभी ही आए हैं और वो लीडर वेनवू को बताता है कि ट्रेजर ट्रोव के अंदर इंसानों को एक दूसरे से मारने पे पाबंदी लगी है, इसीलिए तुम्हें सेफ्टी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसपे वेनवू अपने मन के अंदर सोचता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझे अपनी सेफ्टी की चिंता होगी। अगर मुझे ट्रेजर ट्रोव के नियम के बारे में ना पता होता तो अब तक मैं तुम सभी को मार चुका होता। लेकिन वेनवू अपने मन के अंदर सोचता है कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अगर इन्हें कुछ भी अच्छा मिलता है तो मैं ये पक्का करूंगा कि मैं उनसे ये सब कुछ छीन लूं। इसके बाद ट्रेजर ट्रोव का सिस्टम उन लोगों को ट्रेजर ट्रोव के नियम कानून और वहाँ की सारी चीजों के बारे में बताता है और वो उन्हें ये भी बताता है कि जो कोई भी सबसे फाइनल लेवल तक जाएगा उसे अनलिमिटेड ट्रेजर मिलेगा। जिसपे वेनवू ये सुन के काफी खुश हो जाता है। इसके बाद उन चारों में से एक लड़का एक पिलर को छूते हुए कहता है कि हम यहाँ पे पहले आए थे इसीलिए मैं सबसे पहले चैलेंज करूंगा। इसके बाद उस लड़के का चैलेंज शुरू हो जाता है और उसे शुरुआत में नॉर्मल ज़ॉम्बीज से फाइट करने को मिलता है। इसके बाद वेनवू हमें ट्रेजर ट्रोव के बारे में बताता है कि ट्रेजर ट्रोव 3 तरह की होती हैं, अच्छी, बुरी और खूनी। अच्छी वाली तुम्हारा ख्याल रखती है और तुम्हें खजाने देखती है, बुरी वाली तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डालती है कि तुम मरने की कगार पे आ जाते हो और खूनी वाली तो इस बात के ऊपर ही अड़ी होती है कि तुम्हें कैसे मारा जाए। इसके बाद वो लड़का अपने चैलेंज को शुरू करता है और शुरुआत के पहले चैलेंज को क्लियर कर लेता है और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये ट्रेजर ट्रोव फ्रेंडली ट्रेजर ट्रोव है और वो इनका आखिर तक ख्याल रखेगी। इसके बाद उस लड़की को रिवॉर्ड के तौर पे F लेवल की स्टील स्वॉर्ड मिलती है और वो
उससे पूछती है क्या सेकंड लेवल एक्सेप्ट करना चाहोगे, जिसपे वो लड़का एक्सेप्ट कर लेता है और वो लड़का अपने सेकंड चैलेंज को भी कंप्लीट कर लेता है और उसे रिवॉर्ड के तौर पे F रैंक का एक सूट मिलता है। और इसके बाद वो लड़का अपने तीसरे चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेता है। उनका लीडर कहता है कि यहाँ पे आना बेकार साबित नहीं हुआ, हमें काफी चीजें मिल रही हैं। वेन वो उस लड़के से कहता है क्या तुम अभी भी चैलेंज करना चाहोगे, अब चीजें थोड़ी सी खतरनाक होती जाएंगी। और इसी के बाद उस लड़के के पीछे एक बड़ा सा ज़ॉम्बी आ जाता है जिसके एट्रीब्यूट्स 4 थे और वो ज़ॉम्बी उस लड़के को एक ही झटके में पकड़ता है और ग्राउंड में धंसा देता है। वो लड़का समझ जाता है कि वो ज़ॉम्बी के मुकाबले का नहीं है, इसीलिए वो तुरंत ही गिव अप कर देता है। और क्योंकि वो ट्रोव एक फ्रेंडली ट्रोव थी, इसीलिए वो उस ज़ॉम्बी को तुरंत ही इरेज कर देती है। इसके बाद वेनवो उन लोगों से कहता है कि अब मेरी बारी है। इस पे वो लीडर वेनवो से कहता है ठीक है, हमें साइड में खड़े होकर तुम्हें देखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेनवो उससे कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम शॉक हो जाओगे। इसके बाद उन चारों में से कुछ लड़के कहते हैं ये तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही तोप समझ रहा है, एक बार बाहर निकलने के बाद मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। उनका लीडर उनसे कहता है कि इसके पास जरूर कोई स्किल्स जरूर होंगे और अगर ये ताकतवर नहीं है फिर ये हमें दोष नहीं दे सकता, इसे मार के इसके सारे सामान छीनने के लिए। इसके बाद वेनवो अपने चैलेंज को शुरू करता है और एक एक करके उन्हें क्लियर करता जाता है। इसके बाद वेनवो अपने तीसरे चैलेंज पे आ जाता है जहाँ पे वो लड़का हार गया था, लेकिन वेनवो अपने तीसरे चैलेंज को बड़े आराम से ही पार कर लेता है, उस ज़ॉम्बी को आराम से बीच से चीर के, जिससे वो चारों समझ जाते हैं कि वेनवो उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर वो लोग उसे लूटेंगे तो वो उल्टा इन्हें ही लूट लेगा। और इसके बाद वेनवो अपने बचे बाकी चैलेंज को भी एक्सेप्ट करता जाता है और वेनवो अपने मन में सोचता है किसी ऐसे के लिए जो मेरी तरह से जो पहले से ही अपने 20 एट्रीब्यूट्स पे है, उसके लिए 4 लेवल का ज़ॉम्बी क्या ही कर सकता है। इसके बाद वेनवो को 4th लेवल कंप्लीट करने के लिए एक मैजिक क्रिस्टल, 5th लेवल कंप्लीट करने के लिए एक मैजिक पोशन और 6th लेवल को कंप्लीट करने के लिए प्रोटेक्शन जेट, 7th लेवल को कंप्लीट करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन स्क्रोल और 8th लेवल कंप्लीट करने के लिए एक स्टोरेज रिंग मिलती है। इसके बाद हमें उन सारे आइटम्स के एबिलिटी के बारे में बताया जाता है, जैसे जेट प्रोटेक्शन, वो वेनवो के अटैक के ऊपर होने वाली क्षमता को कम कर सकता है। टेलीपोर्टेशन स्क्रोल एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर सकता है लेकिन लिमिटेड एरिया के अंदर, और स्टोरेज रिंग का तो तुम्हें पता ही है। वेनवो ये सभी आइटम्स देख के काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये सभी आइटम सर्वाइवर के लिए काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। लेकिन वेनवो जब इन सभी आइटम्स को देख ही रहा था तब उसका 9th चैलेंज अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, जिसपे वेनवो हैरान होकर सोचता है कि मैंने तो कंटिन्यू करने को नहीं कहा तो फिर ये कैसे चालू हो गया। और इसी के बाद वेनवो के पीछे एक डीमन गेट अपीयर होता है। दरअसल वेनवो की पिछली लाइफ में डीमन गेट एक ही बार अपीयर हुआ था और उसके अंदर काफी रहस्यमय ताकत थी, लेकिन वेनवो ये सोच रहा था कि ये डीमन गेट यहाँ पे अपीयर कैसे हो रहा है। और तभी कोई वेनवो से कहता है तुम्हें डीमन गेट के बारे में कैसे पता है, लेकिन वेनवो को आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है और वेनवो इधर उधर देखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे वो बंदा या बंदी वेनवो से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, ये सब कुछ बेकार है, मैं इस जगह का गार्डियन हूँ। लेकिन वेनवो ने अपनी पिछली लाइफ में भी गार्डियंस के बारे में कुछ भी नहीं सुना था और यहाँ तक कि जो लोग वेनवो के साथ इस डंजन में आए थे वो वेनवो को सुन भी नहीं पा रहे थे और ना ही देख पा रहे थे। वो बंदा वेनवो से कहता है कि तुम काफी दिलचस्प हो, अगर तुम डीमन गेट के बारे में जानते हो तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि ये लास्ट लेवल है और तुम्हें इसका मतलब भी पता होगा। और वो बंदा वेनवो से कहता है कि मैंने उस गेट के पीछे काफी खास चीज छुपा के रखी है जो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। और इसके बाद हम लोग इस गेट के अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकलते हुए बाहर देखते हैं। वो गार्डियन वेनवो से कहता है कि तुम्हारे जीतने के चांस सिर्फ 10% है। वेनवो चिल्ला के कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ के मुताबिक तो ये 10% होगा ना। वो गार्डियन वेनवो से कहता है कि तुम्हें अपनी बेहतरीन कोशिश करनी होगी, नहीं तो तुम खजाने यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे, इसीलिए पूरी कोशिश करो, मार दो या मारे जाओ। और इसके बाद उस गेट के अंदर से एक प्राचीन डीमन बाहर निकलता है। वेनवो उस डीमन को देख के ही काफी घबरा जाता है क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता था। दरअसल ये प्राचीन डीमन सभी डीमंस का राजा है जो डीमन वर्ल्ड में डीमंस के ऊपर राज करता है। वो गार्डियन वेनवो को एक छोटी सी टिप देता है ये बता के कि ये एक फर्स्ट ग्रेड का प्राचीन डीमन है और इसका पॉजिटिव एट्रीब्यूट 20 से भी ऊपर है और इसके पास एक SS रैंक की एक काफी खास स्किल है। अगर वेनवो उसके ऊपर अटैक करने को जाता है या ये इसके ऊपर अटैक करता है तो इसके स्किल की वजह से वेनवो के सारे डिफेंस न्यूलीफाई हो जाएंगे। इसके बाद उस गार्डियन को जितना कहना था वो कह चुका था और मौत का खेल शुरू हो जाता है। वो डीमन फुल स्पीड से वेनवो के ऊपर एक पंच मारता है लेकिन वेनवो समय रहते वहां से खिसक लेता है। इसके बाद ट्रेजर टोर उसे बताते हैं कि SS रैंक की स्किल एक्टिवेट हो गई है। वेनवो समझ जाता है कि उसका इसके सामने कोई भी मुकाबला नहीं है और वेनवो तुरंत यहीं पे मारा जाएगा अगर उसने इसे छू भी लिया। इसीलिए वेनवो के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो इस डीमन की स्किल को फिनिश होने तक वेट करे और इसके बाद इस डीमन के ऊपर अटैक करे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है क्या वेनवो 10 सेकंड तक इस डीमन से खुद को बचा पाएगा। इसके बाद वो डीमन वेनवो के ऊपर फिर से अटैक करता है लेकिन वेनवो मुश्किल से ही डॉज कर पाता है और वेनवो सोचता है कि अगर वो अपनी जिंदगी का सारा एक्सपीरियंस भी लगा दे तभी वो इस डीमन के अटैक से डॉज नहीं कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि वो एरिना भी काफी छोटा था, इसीलिए वेनवो चाह के भी इधर उधर नहीं भाग सकता था। इसके बाद वेनवो उस डीमन के ऊपर अपनी सोल स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है लेकिन इसके बावजूद उस डीमन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि अभी भी 6 सेकंड बाकी होते हैं उस डीमन की स्किल को न्यूलीफाई होने के लिए। इसके बाद वेनवो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता है और वेनवो अपने मन में सोचता है कि मुझसे ये मत कहना कि इसके पास कोई सोल ही नहीं है। तभी गार्डियन उसे बताता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था लेकिन इस प्राचीन डीमन के पास कोई भी सोल नहीं है। और गार्डियन वेनवो को यह भी बताता है कि जब इसकी स्किल कूल डाउन होने को जाएगी तब 30 सेकंड के
अंदर ये स्किल फिर से एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि वेनवू के पास सिर्फ 30 ही सेकंड है इस डीमन को फिर से मारने के लिए। इसके बाद वो प्राचीन डीमन आखिरी के 3 सेकंड के अंदर ही वेनवू के पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन तभी वेनवू के पास जो जेड प्रोटेक्शन था वो वेनवू को बचा लेता है और वेनवू फिर से खड़ा हो जाता है। और वेनवू के पास अभी भी उस जेड प्रोटेक्शन के 9 चांस बचे हुए थे, यानी कि वेनवू अभी भी उस डीमन के हाथों 9 बार पीट सकता था, लेकिन वो तब भी नहीं मरेगा। और इसके बाद वेनवू अपनी कुल्हाड़ी बाहर निकालता है और उस डीमन के ऊपर अटैक करने को बढ़ देता है। और इसके बाद वेनवू उस डीमन के गले के ऊपर लगातार अटैक करते रहता है, लेकिन इसी बीच वो डीमन वेनवू के ऊपर भी अटैक करता रहता है, लेकिन वेनवू के पास जेड प्रोटेक्शन था, इसीलिए वेनवू को ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। और अगर वेनवू लगातार एक ही जगह पे वार करता रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस प्राचीन डीमन का डिफेंस कितना भी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन वो आखिर में टूट ही जाएगा और मारा जाएगा। और वेनवू मार भी खाता रहता है और साथ ही साथ उसका जेड प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल होता रहता है। इसके बाद वेनवू थक के थोड़ा सा खड़ा हो जाता है और जब वो डीमन के गर्दन के ऊपर देखता है तब उसके आर्मर के ऊपर हल्का सा क्रैक पड़ चुका था। और इसके बाद वेनवू अपनी पूरी ताकत से उस डीमन के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है, तो दूसरी तरफ से वो डीमन भी अपनी पूरी ताकत लगा के वेनवू के पेट के ऊपर अपना पंच मारता है और वेनवू इसी चीज का फायदा उठा के उस डीमन की गर्दन को काट देता है। और वेनवू इसी तरह उस डीमन को मार देता है और अपने 9th चैलेंज को कंप्लीट कर लेता है। और वो गार्डियन वेनवू से कहता है कि बच्चे ये बुरा नहीं था, और वो गार्डियन वेनवू को एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पे उसके सारे घाव को ठीक कर देता है, जिससे वेनवू की सारी चोटें अपने आप ही हील हो जाती हैं। इसके बाद वो डीमन पर्दे से बाहर आता है और वेनवू से कहता है कि तुम सच में काफी ताकतवर थे, बल्कि एशियन डीमन भी तुम्हारे हाथों से हारा गया। लेकिन जब वो गार्डियन बाहर आता है तब वो एक छोटा सा बच्चा था और वेनवू उसे देख के काफी शॉक हो गया था। तो वो उसे पूछता है क्या तुम अभी तक इस तरह से बात कर रहे थे? जिसपे वो गार्डियन कहता है कि ये मेरा इलाका है भाई, मैं जैसे चाहूँ वैसे बात करूंगा और जो चाहे वो कर सकता हूँ, और इसके अलावा तुम मुझे पसंद आ गए हो। वेनवू उसे पूछता है लेकिन आखिर तुम चीज क्या हो? इसके बाद वो गार्डियन अपना नाम एल्साडा बताता है और वेनवू को बताता है कि वो अभी तक 195 ट्रेजर ट्रोव का गार्डियन है और वेनवू उसे अपना बड़ा भाई मान सकता है। वेनवू उस गार्डियन से पूछता है तो क्या हर ट्रेजर ट्रोव के पास गार्डियन होता है? वो गार्डियन उसे बताता है हर ट्रेजर ट्रोव के पास नहीं होता है, लेकिन बड़ी और हाई रैंक ट्रेजर ट्रोव के पास ही गार्डियंस होते हैं। इसके बाद वो गार्डियन एक किताब खोल के वेनवू को बताता है कि गार्डियन अधिनियम के मुताबिक हमें किसी भी सर्वाइवर से मैच के दौरान बात करने की अनुमति नहीं है, और अगर मैं तुम्हें पसंद न करता तो फिर तुम्हें हमारी मौजूदगी के बारे में पता ही ना चलता। तो फिर वेनवू उस गार्डियन से पूछता है कि ये गार्डियन अधिनियम है क्या और इसे किसने बनाया है? वो गार्डियन वेनवू को बताता है कि बेशक इसे दुनिया के मास्टर सर्वशक्तिमान मास्टर ने बनाया है। तो फिर वेनवू उसे पूछता है तो फिर ये मास्टर है कौन? जिसपे वो गार्डियन वेनवू से कहता है ना ही तुम्हारे पास अथॉरिटी है और ना ही तुम्हारे पास इतनी ताकत है ये जानने की, इसीलिए चलो टॉपिक को चेंज करते हैं। तो फिर वेनवू उससे आखिरी सवाल पूछता है कि इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है और अचानक से ये आइडेंटिटी क्लासेस कहाँ से आ गए, इस दुनिया में मैजिक और खजाने कैसे आ गए? और वेनवू उसे पूछता है तो क्या तुम मुझे इन सब चीजों के बारे में बता सकते हो? जिसपे वो गार्डियन वेनवू से कहता है ये काफी आपत्तिजनक है और तुम्हें इतनी सारी चीजें एक साथ जानने की जरूरत नहीं है। जिससे वेनवू उदास होकर अपना चेहरा लटका लेता है। तो वो गार्डियन वेनवू से कहता है चलो भी उदास मत हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा अनलिमिटेड रिवॉर्ड देता हूँ। इसके बाद वो गार्डियन अपनी पोटली के अंदर से एक पेपर बाहर निकालता है। तो वेनवू कहता है ये तो खाली पेपर है। तो वो गार्डियन वेनवू से कहता है बच्चे ये खाली पेपर नहीं है, ये असली खजाना है। और जब वेनवू उस पेपर को अपने हाथों में पकड़ता है तब सिस्टम उसकी जांच पड़ताल करने लगता है और जांच पड़ताल खत्म होने के बाद वो पेपर असल में ब्लैक बुक थी, जिससे वेनवू की आंखें बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ब्लैक बुक कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये खास सोल मास्टर्स के लिए बनाई गई है। इसकी मदद से सोल मास्टर सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और यहाँ तक कि डार्कनेस और पावर को भी रिलीज कर सकते हैं। और वेनवू इस बुक की मदद से अपने लिए जादुई मंत्र और यहाँ तक कि कर्ज भी बना सकता है। लेकिन इसके बाद वेनवू उस गार्डियन से कहता है लेकिन ये तो सिर्फ एक पेज है, मुझे बाकी के हिस्से कहाँ पे मिलेंगे? गार्डियन वेनवू से कहता है कि तुमने प्राचीन डीमन को मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें अप्रूव करता हूँ और मैं तुम्हें इंसानों की श्रेणी में नंबर 2 पे रखता हूँ। वेनवू हैरानी से पूछता है तो क्या मुझसे भी कोई आगे है और ये श्रेणी में रहने से होगा क्या? क्या मुझे इससे कुछ फायदा भी मिलेगा? गार्डियन कहता है कि सिंपल सी बात है, इंसानों की श्रेणी में वो इंसान आते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा क्षमता होती है, और रही बात बेनिफिशियल की तो उन्हें गार्डियन की तरफ से हेल्प और सपोर्ट मिलती है। इसके बाद वेनवू का सारा काम खत्म हो चुका था, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है, लेकिन उसकी ब्लैक बुक उसके आंखों के सामने ही एक रिंग में बदल जाती है, जो कि वेनवू को काफी पसंद भी आता है। वो गार्डियन वेनवू को बताता है कि वो जब भी किसी डेंजर ट्रोव में जाएगा तो उसको गार्डियन की तरफ से छोटी मोटी बातें जानने को मिलेंगी, और इसके बाद वेनवू सही सलामत डंजन ट्रोव से बाहर आ जाता है और उसे जो रिवार्ड मिले थे वो उसके लिए काफी थे, क्योंकि वो जीने के लिए बहुत महत्व रखते हैं। इसके बाद वो चारों जान गए थे कि वेनवू काफी ताकतवर है, इसीलिए वो वेनवू को बड़ा भाई कह के बुलाने लगते हैं। वेनवू समझ जाता है कि इन्हें पता चल चुका है कि वेनवू के पास काफी ताकत है, इसीलिए वो अब इनसे चिपकना चाहते हैं, लेकिन वेनवू उन्हें साफ मना कर देता है, ये कह के कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो और तुम सिर्फ मेरे लिए बोझ ही बनोगे। लेकिन उन चारों में से जो जुड़वा भाई थे उनमें से एक को वेनवू का एटीट्यूड पसंद नहीं आता है, इसीलिए वो वेनवू से कहता है कि तू बस इंतजार कर, जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे तो हम सारे हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। लेकिन दूसरा भाई बातों को संभालते हुए कहता है कि ये अभी भी बच्चा है, इसीलिए तुम इसे माफ कर दो। इसके बाद ट्रेजर ट्रोव से सबसे पहले वही चारों लोग बाहर निकलते हैं और वो पहले वाला छोटा भाई तुरंत ही बाहर निकल के वेनवू को सबक सिखाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसके तीनों साथी उससे कहते हैं कि जल्दी वहां से हटो, तुम्हारे पीछे कोई है। और उस लड़की के पीछे वही डॉग था जो वेनवू का पीछा
पीछा करते हुए यहाँ पे आया था और वो डॉग उस लड़के के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे मार देता है। इसके बाद जब वेनवू ट्रेजर ट्रोव से बाहर आता है तब वो उस डॉग को देख के काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता है कि ये डॉग उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। इसके बाद वो डॉग वेनवू के ऊपर अटैक कर देता है तो वेनवू भी आगे से तैयार हो जाता है और वो कहता है चलो देखते हैं कि हम में से कौन जिंदा बचता है। इसके बाद वेनवू उस डॉग के ऊपर अपने नाइफ से अटैक करता है लेकिन नाइफ से अटैक करने के बाद उस डॉग की एस रैंक की स्किल एक्टिवेट हो जाती है जो उसे और भी ज्यादा जंगली और ताकतवर बना देती है। लेकिन वेनवू भी आगे से अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए देखता है कि चलो हम में से कौन ज्यादा देर तक टिकता है देखते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और टक्कर खा के दोनों ही गिर जाते हैं और दोनों ही घायल हो जाते हैं। लेकिन वेनवू ये देख के काफी हैरान था कि उस डॉग के ऊपर उसकी सोल स्ट्राइक का भी कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बाद ही वो डॉग चुपचाप पीछे घूम के वहां से चला जाता है और वेनवू को लगता है कि उसकी सोल स्ट्राइक ने उस डॉग को ज्यादा डैमेज दिया है जितना उसने सोचा था। तो वेनवू उस डॉग से कहता है ठीक है आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ लेकिन अगर तुम दोबारा मेरा पीछा करते हुए मेरे पास आए तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसके बाद वेनवू जल्दी से एक्सचेंज पिलर की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे अपना जल्दी से लेवल अप करना है। लेकिन तभी उसे रास्ते के बीच ही में अजीब सी आवाज आने लगती है और जब वो पीछे पलट के देखता है तब वो डॉग डर के मारे भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था क्योंकि उस डॉग का पीछा और कोई नहीं बल्कि सिम्बा कर रहा था। इसके बाद सिम्बा उस डॉग के ऊपर अपनी लेजर बीम से अटैक करता है जिससे वो डॉग तो बच जाता है लेकिन वो लेजर बीम जाके वेनवू को लगती है और वेनवू उससे डॉज नहीं कर पाता। वेनवू अपने मन में सोचता है कि ये साला कुत्ता डॉग मेरे पीछे आ गया और सिम्बा को भी मेरे पीछे लगा गया। और इसके बाद वेनवू को उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही उम्मीद दिखाई देती है जो कि ये एक्सचेंज पिलर। इसीलिए वेनवू अपनी पूरी दम लगा के उसकी तरफ भागने लगता है और सिम्बा भी उन दोनों को भागते हुए देख लेता है इसीलिए वो भी उन दोनों के पीछा करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब तक वेनवू एक्सचेंज पिलर के अंदर चला ही जाता है जिसके बाद सिम्बा गुस्से के मारे वहीं पे खड़ा होकर दहाड़ने लगता है। इसके बाद सिम्बा पलट के उस डॉग की तरफ देखता है जिससे उस डॉग की फट जाती है। इसके बाद वेनवू अंदर आके कहता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी धीरे होता तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इसके बाद वेनवू अपने लेवल अप के ट्रायल को करने की सोचता है और उसकी पिछली लाइफ की तरह ये ट्रायल बिल्कुल सेम था। लेकिन वेनवू ये भी सोचता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तब सिम्बा उसका इंतजार कर रहा होगा तब वेनवू करेगा क्या। और इसके बाद वेनवू के लेवल अप ट्रायल के लिए वहाँ पे फाइनल बॉस को लाया जाता है जो कि किलर रैबिट था और वेनवू भी उसके साथ फाइट करने को रेडी हो जाता है। इसके बाद सिस्टम वेनवू को बताता है क्योंकि वो एक इंसान है इसीलिए उसे कम से कम 5 मिनट तक बॉस के साथ टिकना पड़ेगा। अगर वो इस चैलेंज को फेल करता है तो वो 10 दिनों तक इसके ऊपर दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसके बाद वो रैबिट बॉस वेनवू के ऊपर अटैक करता है तो वेनवू भी आगे से उसके ऊपर अपने नाइफ से अटैक करता है। और क्योंकि वेनवू अपनी पिछली जिंदगी में पहले भी इस तरह के कई ट्रायल्स दे चुका है इसीलिए उसे अच्छे से पता है कि बॉस के कौन कौन से मूव है और कौन कौन सी स्किल है। इसके बाद बॉस वेनवू के पीछे जाके उसके ऊपर आइस एरो से अटैक करता है लेकिन वेनवू उसे बड़े आराम से ही डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद वो बॉस वेनवू के ऊपर डबल किक से अटैक करता है लेकिन वेनवू उसे भी बड़े आराम से डॉज कर लेता है और बॉस के पीछे से उसके ऊपर वॉर करके उसे मार देता है। और इसके बाद वेनवू का लेवल अप कर दिया जाता है और उसके लेवल अप के साथ ही साथ उसके सोल पेट का भी लेवल अप हो जाता है और वेनवू अब यहाँ पे सेकंड लेवल का सोल मास्टर बन चुका है और उसके साथ ही उसका समनिंग पेट भी अब सेकंड लेवल का हो चुका है और उसे एक नई स्किल मिली है जिसकी मदद से उसकी सारी एबिलिटी और मूवमेंट एजिलिटी सबकी स्पीड बढ़ गई है। और इसी के साथ ही वेनवू को भी महसूस होने लगता है कि अब वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और अब वेनवू अपने लिए सेकंड सोल पेट भी एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन तभी एक्सचेंज पिलर उसे बताता है कि उसे 30 सेकंड के अंदर बाहर फेंक दिया जाएगा। तो वेनवू को चिंता होने लगती है क्योंकि सिम्बा अभी भी बाहर था और वेनवू इन 30 सेकंड के अंदर ही एक नया प्लान सोच लेता है। अब क्योंकि वो म्यूटेटेड डॉग अभी भी बाहर था और वेनवू अपने लिए एक सेकंड बीस्ट समन कर सकता है इसीलिए वेनवू ये सोचता है कि अब वो उस डॉग को अपना पेट बनाएगा और उसके बजर की स्किल को इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब वेनवू बाहर आता है तब उसकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी क्योंकि सिम्बा अभी भी उस डॉग के पीछे पड़ा हुआ था और उसके ऊपर अटैक कर रहा था। इसके बाद सिम्बा अपने मुंह से उस डॉग के ऊपर लेजर बीम फायर करता है लेकिन जब वहां से धुआं हटता है तब वो डॉग वहां पे नहीं था क्योंकि वेनवू समय रहते उस डॉग को अपने साथ बचा के लेके गया था। लेकिन इसके बाद सिम्बा भी उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। वेनवू उस डॉग से कहता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ हम दोनों नेबर्स हुआ करते थे इसीलिए नेबर्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिससे उस डॉग को हल्का हल्का याद आने लगता है कि जब वो गली के बीच में भूखा हुआ करता था तब वेनवू ही उसके पास खाना लेके आया करता था। वेनवू डॉग से कहता है कि बुरे हालातों के चलते हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे को मारना चाहते हैं लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, हमारे पास एक कॉमन दुश्मन आ चुका है इसीलिए मुझे तुम्हारी स्किल और ताकत की जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो हम दोनों इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। मेरे अनुभव और तुम्हारी ताकत के साथ हम अपने एनिमी से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसके बाद वेनवू उस डॉग के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आई या नहीं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। और इसके बाद वेनवू उस डॉग के साथ कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइन कर लेता है और इसी वक्त सिम्बा भी उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की वजह से वेनवू उस डॉग की स्किल को इस्तेमाल कर पाता है और उस अटैक से बड़े आराम से डॉज कर लेता है। और वेनवू भागते हुए कहता है कि अगर मेरे पास पैसिव स्किल ना होती मैं तो मारा गया होता। लेकिन जब वो पीछे पलट के देखता है तब सिम्बा उसके काफी करीब आ चुका था और वो अपना बड़ा सा मुंह खोल के वेनवू और उस डॉग को अपने
अपने मुंह के अंदर भरने ही वाला था कि तभी वेनवो टेलीपोर्टेशन स्क्रोल का इस्तेमाल करके पोजीशन चेंज कर लेता है और अटैक से बच जाता है। इसके बाद वेनवो अपना चाकू अपने ही पेट के अंदर घुसा लेता है, जिससे उस डॉग की बजर स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वेनवो उस डॉग की स्किल का इस्तेमाल करके वहां से जल्दी जल्दी में भाग जाता है। इसके बाद हम उन चारों लड़कों को देखते हैं जिनमें से जुड़वा भाई में से छोटा भाई मारा गया था और उसका बड़ा भाई कसम खा लेता है कि जो भी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है वो हर किसी को मार देगा। इसके बाद हम वेनवो को देखते हैं जो कि इस एरिया को काफी अच्छे से जानता था, इसीलिए वो मौके का फायदा उठा के एक कैबिन में आ जाता है। वेनवो ने कैसे न तैसे सिम्बा को तो धोखा दे दिया था, लेकिन उसका घाव अभी भी काफी गहरा था और उसका खून काफी तेजी से बह रहा था। इसके बाद वेनवो एक हीलिंग पोशन निकालता है और उसे पी लेता है, जिससे उसके घाव की ब्लीडिंग रुक जाती है और वो हील होने लगता है। लेकिन वेनवो का घाव जिस रफ्तार से हील हो रहा था उसमें काफी टाइम लगता और तभी वेनवो को ध्यान आता है कि उसके डॉग यानी कि वन आइड रिकवरिंग स्किल जरूर होगी, इसीलिए वो उसकी स्किल का इस्तेमाल करके खुद को हील करने लगता है। और हाँ, इस डॉग का नाम वन आइड है। इसके बाद जब वेनवो अपने वुंड्स को देखता है तब उसके वुंड्स काफी जल्दी से हील हो रहे थे। इसके बाद वेनवो फैसला करता है कि वो आज पूरी रात यहीं पे गुजारेगा जब तक वो पूरी तरीके से हील नहीं हो जाता है। इसके बाद वेनवो वहीं पे सो जाता है और जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तब उसका घाव पूरी तरीके से हील हो चुका था। इसके बाद जब वेनवो साइड में देखता है तब वन आइड भी उसके बगल में खड़ा हुआ था और वो वेनवो को घूर रहा था, लेकिन असल में वन आइड अपनी पूंछ हिलाते हुए वेनवो को प्यार करने लगता है और वेनवो ये देख के काफी शौक हो चुका था कि वन आइड की जितनी भी पसलियां टूटी थी वो फिर से ग्रो हो गई थी। इसके बाद जब वेनवो वन आइड को छूता है तब उसे पता चलता है कि सोल मास्टर और सोल पेट का रिश्ता किसी नौकर या मालिक की तरह नहीं होता है और जब वो दोनों एक साथ रिकवर हो रहे थे तब उन दोनों ने बीच में काफी अच्छा कनेक्शन भी बना लिया है। इसके बाद वेनवो वन आइड से कहता है कि हम दोनों फ्यूचर में एक साथ रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे जब तक कि इतने ताकतवर नहीं हो जाते हैं कि सिम्बा से अपना बदला ले सके। लेकिन तभी कैबिन के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो सभी उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वेनवो और वन आइड भी तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, लेकिन तभी कोई वहां पे कार लेके घुसता है और उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद जब वेनवो बाहर आके देखता है तब बाहर कुछ लोग थे जो कि ज़ॉम्बीज को पकड़ने के लिए आए थे और उन सभी में से एक बंदा जो काफी अच्छे दिल का था वो वेनवो को देख के उसे सर्वाइवर समझता है और उसे अपने साथ ले चलने को कहता है, जिसपे वेनवो भी मान जाता है क्योंकि वेनवो को वैसे भी यहाँ से निकलना है कैसे न तैसे। इसके बाद जब वेनवो उन लोगों के पास जाता है तब वो बंदा उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी किस्मत ज्यादा अच्छी है क्योंकि हमने तुम्हें ढूंढ लिया, नहीं तो तुम काफी मुसीबत में पड़ सकते थे। इसके बाद वो सभी लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज उनकी कार को घेरने लगे हैं। तब वो बंदा अपने ड्राइवर वूजी से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। जिसके बाद जोजी बाहर निकलता है और गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है और वही बंदा जो कि अभी वेनवो के साथ बात कर रहा था वो फिशिंग नेट बाहर निकालता है और उसकी मदद से आने वाले जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी को पकड़ लेता है। और वेनवो इस टेक्निक को देख के काफी हैरान हो गया था क्योंकि उसने पिछली लाइफ में बस इसके बारे में सुना था कि ऐसे जाल का इस्तेमाल तब किया जाता है कि जब ज़ॉम्बीज 0 लेवल पे होते हैं और वेनवो ने कभी भी नहीं सोचा था कि एपोकलिप्स के दौरान लोग इतनी जल्दी इनका इस्तेमाल ज़ॉम्बीज पकड़ने के लिए करने लगेंगे। इसके बाद वो बंदा वेनवो को बताता है कि हमारे कैंप में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अभी तक क्लासेस नहीं मिली हैं, इसीलिए हमें ज़ॉम्बीज को पकड़ के वहां पे ले जाना पड़ता है ताकि वो सभी लोग अपनी कॉम्बैट की प्रैक्टिस कर सके और एक्सपीरियंस को गेन कर सके। इसके बाद वो बंदा वन नाइट को देख के वेनवो से पूछता है कि तुम्हारा पेट काफी दिलचस्प है, क्या तुम हमें बताओगे कि तुम्हें ये कैसे मिला। जिसपे वेनवो उन्हें हिडन प्रोफेशन के बारे में बता देता है। जिसपे एक बंदा जिसने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना था वो शौक के पूछता है कि ऐसी दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं। इसके बाद वो बंदा वेनवो से कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम काफी लकी हो, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा भी लगता है कि तुम काफी चीजों से गुजरे हुए हो। तो वैसे तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम हमें बताओगे। वेनवो उसे बताता है कि वो पास ही की सिटी में था। इसके बाद सिम्बा ने उसका पीछा किया और वेनवो ने अपनी जान छुड़ा के एक ऐसी जगह पे छुप गया जब तक वो रिकवर ना हुआ। इसके बाद वेनवो उसे अपना नाम बता के अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसपे वो बंदा भी अपने आप को सुनरोई बता के इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद वो बंदा वेनवो से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास गाड़ी थी इसीलिए हमने तुम्हारी मदद की और हर किसी को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए था। इसके बाद जब वो लोग अपने बेस पे पहुंचते हैं तब वेनवो उनके बेस को देख के काफी हैरान हो गया था क्योंकि इतने बुरे हालातों के बावजूद उनका बेस काफी अच्छा था और चारों तरफ स्टील की दीवारें लगी हुई थी और उनके बेस के अंदर बहुत सारे लोग रहते भी हैं। इसके बाद वो सारे लोग रुई को आते हुए देख के काफी खुश हो जाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि रुई अपने साथ काफी ज़ॉम्बीज लेके आया है। दरअसल रुई उनके लिए एक लीडर की तरह था जो उनका काफी ख्याल रखता है। वेनवो रुई से पूछता है कि ये वही गैदरिंग प्लेस है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। रुई वेनवो को बताता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू होने से पहले वो एक ट्रक चलाया करता था, लेकिन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद बहुत सारे लोग मारे गए, इसीलिए उसने अपने सारे पड़ोसियों को यहाँ पे इकट्ठा किया और इसे एक बेस बना दिया। इसके बाद रुई वेनवो से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम सिटी से होके आए हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। दरअसल रुई को लगता है कि गवर्नमेंट उनके लिए कोई शेल्टर या फिर रेफ्यूजी बनाएगी जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। वेनवो कह तो देता है कि हाँ ऐसा लगता जरूर है, लेकिन वो मन में सोचता है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि पहले ही 20% ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की जो डिमोनिक एनर्जी है वो इंसानों में फैल चुकी है और आधे से ज्यादा ज़ॉम्बीज तो ऐसे ही बन चुके हैं और उससे दुगनी तादाद में म्यूटेटेड बीस्ट हैं जो कि दुनिया के ऊपर राज करने की फिराक पे हैं। और अगर इन्हें लगता है कि ये छोटा सा बेस बना के जिंदा रह सकते हैं तो ये इनका भ्रम है और कुछ भी नहीं। इसके बाद भी उन लोगों से कहता है कि जब हम सिटी की तरफ जा रहे थे तब रास्ते के बीच में काफी ज़ॉम्बीज थे, इसीलिए हमारे पास वापस आने के सिवा और कोई चॉइस नहीं
नहीं थी। लेकिन रास्ते के बीच ही में हम एक सर्वाइवर से मिले जो कि एक प्रोफेशनल है और हमें लगता है कि उसके पास हमारे लिए कोई गुड न्यूज हो सकती है क्योंकि सरकार हमारे ऊपर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगी। इसके बाद रूई वनवू से कहता है ब्रदर वैन जल्दी से बताइए कि वहाँ पे हालात कैसे हैं, जिसपे वनवू सीधी बात नो बकवास कह देता है कि सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं करेगी और सिटी की हालात तो यहाँ से भी ज्यादा गंभीर हैं, जिसपे कुछ लोगों को वनवू की बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है और वो कहते हैं कि सरकार हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। जिसपे वनवू उनसे कहता है कि तुम्हें विश्वास करना है तो करो नहीं तो ना करो, लेकिन ये सब कुछ सच है। जिसके बाद बहुत सारे लोग रूई से कहने लगते हैं कि हमें सिटी वापस लेके चलो क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि सरकार उन ज़ॉम्बीज़ को मार सकती है। जिसपे रूई अंकल सुन से कहता है ठीक है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग दो लोगों को बातें करते हुए देखते हैं जो इस बारे में बात कर रहे थे कि रूई कल यहाँ से जा रहा है, इसीलिए हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम इस जगह के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जिसपे वो बंदा दूसरे से कहता है क्या हो अगर रूई वापस आ गया। जिसपे कोट वाला बंदा कहता है कि वो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन वेनवू की नजरें कुछ ज्यादा ही तेज थी, इसीलिए वो उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों को भी पता चल जाता है कि वो किसी की नजरों में आ चुके हैं। लेकिन उन्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो सोचते हैं अगर कोई भी उनके प्लान के बीच में आया तो वो मारा जाएगा। इसके बाद रूई वेनवू से कहता है कि इनकी बातों को दिल पे मत लेना। जिसपे वेनवू उससे कहता है कोई ना, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वेनवू रूई से पूछता है तो फिर तुम यहाँ पे कब से रह रहे हो, जब से तुम छोटे थे। रूई कहता है हाँ, और मैं यहाँ पे अच्छा सा ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस करता था, लेकिन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के आने के बाद सब कुछ बिगड़ गया और मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी बेटी के हालात कैसे होंगे जो कि यांजिंग सिटी की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। वेनवू वहाँ से जाते हुए कहता है कि चिंता न करो, मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक होगी। इसके बाद रूई वेनवू से कहता है कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि वेनवू यहाँ पे रह के उसके लोगों की रक्षा करे जब तक वो वापस नहीं आ पाता। जिसके लिए वेनवू मान जाता है और वो कहता है ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें जल्दी वापस आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पीछे म्यूटेटेड बीस्ट यहाँ पे आ सकता है। इसके बाद हम लोग उसी कोट वाले बंदे को देखते हैं जिसने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और वो अपने लोगों से कहता है कि रूई कानून को नजरअंदाज करते हुए यहाँ का राजा बनना चाहता है, इसीलिए हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। इसके बाद हम उसी अंकल सुन को देखते हैं जो उस बंदे से कहता है कि तुम चिंता न करो, भले ही मुझे अपनी जिंदगी दांव पे लगाने पड़े मैं तभी रूई को जिंदा वापस नहीं आने दूंगा। जिसपे वो बंदा अंकल सुन को एक लाइट देता है जिससे वो उस कार के अंदर धमाका कर सके और रूई वहीं पे मारा जाए। जिसके बाद दूसरा बंदा उसे पूछता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बुढ़ा ये काम कर लेगा। जिसपे वो बंदा कहता है कि मैं इस टाउन का ऑफिशियल मेयर हूँ, इसीलिए वो मेरे ऊपर विश्वास करता है और वो इस काम को पक्का करेगा। रूई काफी मेहनत करता है इन सभी लोगों को सेफ रखने के लिए, लेकिन ये काफी दुख की बात है कि उसे उतनी जल्दी धोखा मिल गया। जिसके बाद हम उस बंदे के साथ रूई के ड्राइवर को देखते हैं जिसने रूई को धोखा दे दिया है। वो ड्राइवर रूई से कहता है कि अगर वो यहाँ पे वापस आ गया तो वो सारी चीजों के ऊपर फिर से कंट्रोल ले लेगा, लेकिन उस बंदे को पूरा यकीन था कि रूई वापस आएगा नहीं। इसके बाद वो ड्राइवर उस बंदे से पूछता है और हमारी डील का क्या। जिसपे वो बंदा कहता है कि चिंता न करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लड़कियां, पैसा, सब कुछ। इसके बाद हम लोग रूई को देखते हैं जो अपनी कार से सिटी के अंदर कुछ ज्यादा ही जा रहा था, इसीलिए वो अंकल सुन से कहता है कि हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए और सही सलामत हमें वापस लौट जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ देखते हैं जो किसी चीज के ऊपर गुर्राते हुए हमला कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बंदा अपने लोगों को बेस के पास लेके आ चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेनवू का सोल पेट बाहर निकल के वेनवू से कुछ कहता है तो वेनवू उसकी बातों को ट्रांसलेट करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था क्योंकि दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद वो बंदा टाउन के अंदर आता है और टाउन के लोगों को अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ का ऑफिशियल मेयर है और उसने एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया है जो उन लोगों को बचाने के लिए है। वो उन लोगों को बताता है कि रोई ये सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहा है और वो जल्द ही तुम सभी को धोखा दे देगा। इसके बाद वो यहाँ का राजा बनेगा और तुम सभी लोगों के ऊपर राज करेगा। इसके बाद वो बंदा उन लोगों से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस मेरे साथ चलो, हमारे पास खाना पानी रिसोर्स सब कुछ है और तुम्हें ज़ॉम्बी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद बहुत सारे लोगों को रोई के ऊपर शक होने लगता है और वो लोग उस बंदे के साथ जाने को राजी हो जाते हैं। तभी वेनवू बाहर निकलता है और वो कहता है कि मैं सच में तुम्हारे मैटर में घुसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने रोई से वादा किया है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता है तब तक मैं इस जगह को सुरक्षित रखूंगा। वो लोग वेनवू से कहते हैं कि तू है कौन बे, जल्दी यहाँ से दफा हो जाए, ये हमारे लोगों का मैटर है। वेनवू उन लोगों से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बात खाने की है या नहाने धोने की, लेकिन कल तक यहाँ से कोई भी वापस नहीं निकल सकता है। वो बंदा वेनवू से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब कुछ खुद संभाल सकते हो, क्या तुम हमें अकेले रोक सकते हो। जिसपे वेनवू बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि तुम्हें अभी सिचुएशन का पता नहीं है लेकिन जल्दी ही पता लग जाएगा। जिसके बाद वेनवू वहाँ पे वन नाइट को बुलाता है और वन नाइट वहाँ पे आते ही एक जोर की दहाड़ मारता है और उसके दहाड़ का ही प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उन लोगों को अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखना पड़ता है। वेनवू वन नाइट से कहता है मेयर को छोड़ के हर किसी को निकल जाओ और कोई भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वन नाइट आगे बढ़ के हमला शुरू करता है और हर जगह पे खून ही खून और सिर्फ लोगों के दर्द में चीखने के अलावा वहाँ पे और कोई भी आवाज नहीं उठती है। थोड़ी ही देर में वन नाइट अपना खेल खत्म कर देता है। तब वेनवू मेयर से कहता है क्या तुम्हें अब सिचुएशन के बारे में पता लगा। जिसपे मेयर घबराते हुए कहता है कौन सी सिचुएशन, और वेनवू उसे बताता है कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है लेकिन मेरे पास है। जिसके बाद वेनवू वापस जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम अभी के लिए वापस लौट जाओ और जब तक रूई नहीं आता तब तक दिखाई मत देना। जिसके बाद एक बंदा मेयर से पूछता है कि हम लोग अब क्या करेंगे। जिसपे मेयर उससे कहता है कि हम लोग इंतजार करने के सिवा और क्या कर सकते हैं। इसके बाद एक और बंदा भागते हुए वहाँ पे आता है और मेयर से चिल्ला के बताता है कि मैंने देखा कि रूई अपनी गाड़ी भगाते हुए यहाँ पे आ रहा है। जिसके बाद हम लोग रूई को देखते हैं जो अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगाते हुए इधर आ
रहा था और वो एक ही बात रटे जा रहा था कि मैं अभी तक अपनी बेटी को नहीं देखा हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता हूँ। और वो काफी घायल अवस्था में भी था। जिसके बाद हम लोग कुछ घंटों पहले का सीन देखते हैं, जब रुई वापस आ रहा था तब उनके ऊपर हमला हो गया था। इसीलिए रुई अपनी जान बचा के इतनी जल्दी में भाग रहा था और वो घायल हो चुका था। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और इसके बाद रुई अपनी कार को बेस के अंदर घुसा देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब वेनवो भाग के वहां पे जाता है तब रुई एक ही चीज कहता है कि सभी लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद वेनवो पीछे पलट के देखता है तब वो पाता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ रहे हैं। और डरा देने वाली बात ये भी थी कि उन ज़ॉम्बीज के साथ म्यूटेटेड बीस्ट भी थे। जिसके बाद एक म्यूटेटेड बीस्ट वेनवो के ऊपर अटैक कर देता है तो रुई उससे कहता है कि यहाँ से जल्दी से हटो, लेकिन वेनवो उससे कहता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वन आइड वहां पे आता है और वो उन सारे बीस्ट को चीर के रख देता है, जिसको देख के रुई भी हैरान हो जाता है और वो वेनवो से कहता है कि तुम्हारा पेट तो काफी ताकतवर है, लेकिन क्या वो अकेले ही इन सारे म्यूटेटेड बीस्ट के ग्रुप के साथ फाइट कर सकता है। जिसपे वेनवो कहता है कि वो सभी बीस्ट अपने फर्स्ट लेवल पे हैं और वन आइड के लिए वो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वन आइड अपनी बजर स्किल को एक्टिवेट करता है और उन सभी बीस्ट्स को मारने लगता है। जिसके बाद वेनवो हमें बताता है कि बजर स्किल तभी एक्टिवेट होती है जब अपोनेंट को हल्की सी चोट लगती है, लेकिन ये कोई सीरियस नहीं होती है, लेकिन ये सीरियस तब हो जाती है जब ओनर को काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं और ये उतनी ही ज्यादा घातक होती जाती हैं जितनी कोई सोच भी नहीं सकता। और इसी के बाद वन नाइट उन सभी बीस्ट को मार देता है। लेकिन ये काफी दुख की बात है कि वन नाइट के पास जो रिकवरी स्किल है वो उसकी फाइटिंग स्टाइल को सूट नहीं करती है। इसीलिए वेनवो को कोई ऐसा सोलमेट मिलेगा जिसकी रिकवरी स्किल अच्छी है तो वो वन नाइट के साथ चेंज कर देगा। जिसके बाद वेनवो उन बीस्ट के अंदर से उनके मैजिक क्रिस्टल बाहर निकालता है और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वेनवो रुई को भी बता देता है कि उसके ड्राइवर ने उसे धोखा दिया है और वो मेयर के साथ मिलकर यहाँ के लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता था। रुई उसे रोकता है और उससे पूछता है कि सही चीज क्या होगी। जिसपे वेनवो उससे कहता है कि कुछ भी कहने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि तुम ये सब कुछ अपने लिए कर रहे थे कि यहाँ के लोगों के लिए। जिसपे रुई कहता है कि बेशक यहाँ के लोगों के लिए। जिसके बाद वेनवो रुई से कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला ये कि तुम उन लोगों को जैसे लीड कर रहे थे वैसे लीड करते जाओ, लेकिन तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी के मुताबिक तुम 2 महीनों से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। और दूसरा ये है कि तुम मेयर के साथ मिल जाओ जिससे यहाँ के रहने वालों की जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हें किसी के नीचे काम करना होगा। जिसपे रुई को सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जिसके बाद रुई मेयर के पास जाता है और वो मेयर के साथ एक डील कर लेता है जिसके तहत रुई मेयर के नीचे काम करेगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि यहाँ के रहने वाले लोगों को खाना और पानी मिलता रहेगी और उनकी सुरक्षा रहेगी। और क्योंकि मेयर पहले ही हार चुका था इसीलिए वो रुई के डील को एक्सेप्ट कर लेता है। और जिसके बाद वेनवो वन नाइट को लेके वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। जिसके आधे घंटे बाद हम लोग वेनवो और वन नाइट को एक खेत से पार जाते हुए देखते हैं और वो लोग जैसे ही इसे पार करेंगे तो वो नई सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक से वेनवो वन नाइट को शांत रहने को कहता है तो वन नाइट उससे पूछता है लेकिन क्यों। जिसके बाद वेनवो वन नाइट से कहता है कि हमें किसी भी हालात में इसके पार जाना ही है, तो फिर तुम आगे जाके चीजों को चेक क्यों नहीं करते हो। जिसपे वन नाइट कहता है बॉस कहे तुम मुझे मारने की तो कोशिश नहीं कर रहे हो। जिसपे वेनवो उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। लेकिन वन नाइट को अभी भी वेनवो के ऊपर भरोसा नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी आगे जाके चेक करता है। लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो उसे जंगली पेड़ जो कि म्यूटेटेड थे वो उसे पकड़ लेते हैं और वेनवो समझ जाता है कि जैसा उसने सोचा था कि आगे का रास्ता खतरनाक होगा तो वो बिल्कुल सही था। और जिसके बाद वन नाइट वेनवो की तरफ मासूमियत से देखने लगता है तो वेनवो अपने सेकंड सोल रियलम को ओपन करता है, जिससे वन नाइट टेलीपोर्ट होकर वेनवो के पास आ जाता है। जिसके बाद वेनवो वन नाइट की तारीफ कर ही रहा था, लेकिन उसके बाद ही वो पौधे वेनवो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वेनवो अपने नाइफ के साथ उन्हें काट देता है और बड़ी मुश्किल से ही डॉज कर पाता है, जिससे वेनवो समझ जाता है कि इन पौधों की लिमिट है और ये 10 मीटर से आगे हमला नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वेनवो वन नाइट से कहता है कि जाओ अलग अलग डायरेक्शन से चेक करो, और इसके बाद वन नाइट आगे जाता है, लेकिन वो पौधे अचानक से बाहर निकालते हैं और वो फिर से वन नाइट को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वेनवो फिर से वन नाइट को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। जिसके बाद वेनवो को समझ में आ जाता है कि भले ही इन पौधों की कोई रेंज है, लेकिन ये जमीन के जरिए कहीं भी आ जा सकते हैं और ये पौधे लगातार बढ़ते रहेंगे जब तक यूरी की टाउन के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर लेते हैं। जिसके बाद वेनवो बेहद ही खतरनाक लेकिन कमीना प्लान सोचता है। और मैं इसे कंटिन्यू करूं उससे पहले बता दूं कि अब ये कैरेक्टर बहुत बुरे बुरे काम करेगा, इसीलिए दिल को संजो के रख लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रुई और मेयर के ऊपर आ जाता है और वो दोनों किसी चीज के ऊपर बहस कर रहे थे और रुई इस बहस का अंत ये कहके करता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन शर्तों पे हम लोगों ने ये डील की थी वो बनी रहेगी। जिसके बाद वहाँ पे वेनवो वन नाइट के साथ आता है और मेयर उसे देख के काफी खुश हो जाता है और उसे हाथ मिला के कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से चले गए। जिसपे वेनवो कहता है कि मैं चाह के भी यहाँ से नहीं जा सकता हूँ और ना ही तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वेनवो उन्हें पौधों के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि जल्दी ही ये जगह एक खतरनाक मंजर से गुजरेगी। और वो उनसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो तुम खुद जाके देख सकते हो। जिसके बाद मेयर वेनवो से पूछता है तो फिर तुम्हारे पास कोई प्लान है। जिसपे वेनवो कहता है कि हाँ मेरे पास प्लान है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ उनके ऊपर रश करेंगे और कोई एक वहाँ से जल्दी से भाग जाएगा। जिसपे मेयर वेनवो से सीधा कहता है तो तुम चाहते हो कि हम सभी लोग मिलकर तुम्हारे लिए रास्ता बनाएं। जिसपे वेनवो सीरियस होकर उससे कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं एक होऊंगा जो तुम सभी लोगों के लिए रास्ता बनाएगा। जिसके बाद वेनवो मेयर को बताता है कि वो रास्ते को लीड करेगा और बाकी सभी लोग उसे फॉलो करेंगे। जिसमें बहुत सारे लोग पेड़ों
के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो उन पेड़ों को भी मार देंगे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है। इसीलिए उनका जिंदा रहना उनकी काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है। और वेनवो अपने मन में सोचता है, चाहे लीड करना हो या टीम के पीछे रहना हो, इससे मेरा कोई भी नाता नहीं है, लेकिन लीड करना ज्यादा अच्छा सुनाई देता है और मैं इसी के साथ ही किसी को भी आसानी से बलि का बकरा बना सकता हूँ। लेकिन मेयर वेनवो से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा है इसके ऊपर विश्वास करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारा टाउन काफी बड़ा है और उसको ज़ॉम्बी मुश्किल से ही घेर सकते हैं। लेकिन तुम जिन पौधों के बारे में बात कर रहे हो वो ज़ॉम्बी से ज्यादा थोड़ी ना होंगे। जिसके बाद अगले ही पल रुई अपनी कार लेके उस जगह के अंदर घुसता है और वो रुई को बताता है कि हमारे एल लग चुके हैं, क्योंकि प्लांट्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। और रुई मेयर से कहता है कि हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। जिससे मेयर को वेनवो की बातों के ऊपर यकीन हो जाता है और वो वेनवो के प्लान के साथ जाने को ओके होता है। जिसके बाद मेयर वेनवो को बताता है कि हमारे पास 300 लोग हैं और उनमें से आधों ने अभी तक अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया है। इस पे वेनवो कहता है तो फिर ठीक है, अगर वो मारे भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम उन सभी लोगों को मीटिंग पे देखते हैं जो वेनवो के प्लान के ऊपर प्रोसीड करने के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन रुई इस बात के साफ खिलाफ था कि उन्हें बच्चों और बूढ़ों को तो छोड़ देना चाहिए। जिसपे वेनवो रुई से कहता है कि जिंदगी हर किसी के लिए बराबर नहीं होती है और अगर तुम्हें किसी को दोष देना ही है तो उन लोगों को दो जो इतने कमजोर है कि खुद की रक्षा ही नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें दोष और भी किसी को देना है तो तुम इस दुनिया को दे सकते हो जो इतनी घिनौनी है। लेकिन रुई अभी भी नहीं मान रहा था, तो वो कहता है कि हमें बूढ़ों और बच्चों को कम से कम गाड़ी से आगे भिजवा देना चाहिए। जिसपे वेनवो ये कह के मना कर देता है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो उन प्लांट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचे, और अगर हम किसी को गाड़ी से भेज देंगे तो उनका ध्यान खींच ही नहीं पाएगा। और इसके बाद वेनवो एक आखिरी सवाल रुई से पूछता है, क्या उसकी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से ज्यादा मायने रखती है? क्या वो खुद को किसी को बचाने के लिए बलिदान कर सकता है? जिस पे रुई कुछ भी नहीं कह पाता है और इसके बाद ये डील हो जाती है कि हर कोई वेनवो के प्लान के साथ ही प्रोसीड करेगा। जिसके बाद रुई वहां से जाते हुए वेनवो और रुई से कहता है कि तुम सभी लोग खूनी ग्रुप के लोग हो। जिसके बाद वेनवो मेयर से कहता है कि किसी को भेजो इसके ऊपर नजर रखने के लिए, और अगर ये हमारे प्लान को बर्बाद करने के बारे में सोचता भी है तो इसे मरवा देना। देखो इसीलिए कहा था कि ये अभी बहुत बुरे बुरे काम करेगा। लेकिन इसके बाद मेयर कहता है ये तो काम हो जाएगा, लेकिन मुझे तो लगा था कि आपका उसके साथ कोई रिश्ता है। जिसपे वेनवो मेयर से कहता है कि जो कोई भी मेरे रास्ते या मुझे मारने की कोशिश करेगा वो मेरा एनिमी है और मैं उसे खुद ही मार दूंगा। जिसके बाद वेनवो मेयर से कहता है कि बाहर जो म्यूटेटेड बीस्ट और ज़ॉम्बी हैं उन सभी को पौधे मारते जा रहे हैं, इसीलिए हमें उन सभी को मार देना चाहिए, इससे कि पहले वो पौधे और ज्यादा बढ़ जाएं। जिसके बाद वेनवो मेयर से कहता है कि तुमने पिछली बार सनरुई को मारने के लिए कोई ट्रिक इस्तेमाल की थी, कि तुम्हारे पास वैसे ही कोई और चीज है जिसका इस्तेमाल हम ज़ॉम्बीज को ललचाने के लिए कर सकते हैं। और वेनवो ये भी कहता है कि जो चीज मुझे चाहिए वो तुम्हारी सोच से परे है। जिसपे मेयर वेनवो से कहता है कि मैं ये चीज तुमसे छुपा के रखने वाला था, लेकिन समय ही ऐसे आ गए हैं कि तुम्हें बताना पड़ रहा है। और इसके बाद मेयर वेनवो को बताता है कि उसके पास खुद की ट्रेजर लैंड है। जिसके बाद मेयर वेनवो से कहता है कि हम लोग यहाँ से जाने ही वाले हैं और वो ट्रेजर लैंड हर जगह पे मूव नहीं हो सकती है, इसीलिए हमें उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए और शायद से हमें उसमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी हमें जरूरत है। जिसके लिए वेनवो मान जाता है और वो वहां से जाते हुए कहता है कि सेफ्टी के खातिर मुझे कुछ चीजों की तैयारी करनी है, तब तक तुम यहीं पे इंतजार करो। इसके बाद हम लोग वेनवो को एक्सचेंज पिलर के पास देखते हैं और वो अपने लिए अलग अलग तरह की चीजें खरीद रहा था। जिसके बाद वेनवो को बिना एट्रीब्यूट के 2 मैजिक क्रिस्टल मिल जाते हैं और जब वेनवो उन्हें तोड़ता है तो वेनवो को 25 एट्रीब्यूट क्रिस्टल के पॉइंट मिल जाते हैं। और इसके बाद वेनवो ट्रेजर लैंड के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वेनवो मेयर के पास आ जाता है तो मेयर उसे बताता है कि उसने अपने रूम के अंदर ही ट्रेजर लैंड का दरवाजा खोला हुआ है। जिसके बाद वेनवो मेयर से कहता है कि सबसे पहले तुम अंदर जाओ। वो मेयर अंदर जाते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सतर्क हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दिक्कत हो। जिसके बाद मेयर जब उसके अंदर चला जाता है तब वेनवो भी उसके अंदर जाते हुए सोचता है कि अच्छा यही होगा कि तुम कुछ भी करने की सोचो भी ना। जिसके बाद वेनवो जब ट्रेजर लैंड के अंदर आता है तब मेयर उसे बताता है कि यहाँ पे 3 रास्ते हैं, क्योंकि ये ट्रेजर लैंड इसी तरह से बना ही गई है और ये तीनों रास्तों के आखिर में एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर रिवार्ड रखे हुए हैं। लेकिन इस ट्रेजर लैंड के अंदर कुछ ज़ॉम्बीज भी हैं। इसके बाद वेनवो जाके एक चेस्ट को खोलता है और मन में यही कहता है कि प्लीज मुझे निराश मत करना। लेकिन जब वो चेस्ट को खोलता है तब उसे कोई भी काम की चीज नहीं मिलती है, बल्कि वो तो बस एक कचड़ा था। जिसके बाद वेनवो निराश होकर मेयर से कहता है कि तुम जाके किसी ऐसे को लाओ जिसके पास प्रोफेशन हो और वो आके इस चेस्ट को खोलेगा, और तब तक वेनवो जितने भी ज़ॉम्बीज यहाँ पे बचे हुए हैं उन सभी को खत्म करता जाएगा। इसके बाद वेनवो वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी को मार रहा था, लेकिन तभी उसके नजर पीछे जाती है तो कोई आ रहा था, तो वेनवो उसके ऊपर भी पीछे घूम के अटैक कर देता है। लेकिन वो असल में मेयर था जो अपने साथ एक बंदे को लेके आया था। और वेनवो उनसे कहता है कि तुम यहाँ पे जब आ रहे थे तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, अभी तो मैं तुम्हारा सर भी काट देता। लेकिन इसके बाद वेनवो उस बंदे से कहता है कि जल्दी जाके चेस्ट खोलो और जो भी मिले सबसे पहले मुझे दिखाना। इसके बाद वो बंदा जैसे ही उस चेस्ट को खोलता है तब उसके अंदर एक किल स्क्रोल था जो काफी कीमती था, और वेनवो उसे कहता है कि जल्दी से इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो बंदा स्क्रोल को लेके वहां से भागने लगता है, ये कह के कि ये मेरा है क्योंकि मैंने इसे पाया है। लेकिन वेनवो एक ही झटके में उसके गले को काट देता है और कहता है कि मेरी चीजें चुराने की कोशिश करना यानी कि मौत को गले लगाना। इसके बाद वेनवो जब उस स्क्रोल को खोलता है तब उसके अंदर स्पेस टाइप की एबिलिटी थी जिससे वेनवो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है, लेकिन इसके लिए ओनर की एनर्जी कंज्यूम होगी और जितनी ज्यादा टफ चीज होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। वेनवो मेयर से कहता है ये स्क्रोल किसी भी तरह से ज़ॉम्बीज को मारने
जमाने में काम नहीं आएगा, लेकिन ये मेरे बहुत ही काम आ सकता है, तो क्या मैं इसे रख लूं? जिसपे मेयर कहते हैं हाँ हाँ रख लो। जिसके बाद वनु मेयर से पूछता है जिस बंदे को मैंने अभी मारा है क्या उसकी कोई फैमिली मेंबर है? जिसपे मेयर उसे बताते हैं कि उसका छोटा भाई है, लेकिन वो बेवकूफ है, उसने अभी तक अपना प्रोफेशन चेंज नहीं किया। जिसके बाद वनु मेयर से कहता है ठीक है जाओ और जाकर उसे भी मार देना। जिसपे मेयर कहते हैं ठीक है मैं मार दूंगा। जिसके बाद हम लोग वनु को उसके कमरे में देखते हैं और वो कल की फाइट के लिए आराम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक मेड आती है जो वनु से डायरेक्ट चिपकने लगती है। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम फेफे बताती है और वनु से कहती है कि मैं यहाँ पे एक डील करने के लिए आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ डील करना पसंद करोगे? वनु उससे पूछता है कौन सी डील, जिसपे फेफे उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और वो कहती है कि मेरा एक छोटा भाई है और मैं चाहती हूँ कि कल जो लड़ाई होने वाली है उसके बीच में तुम उसकी रक्षा करो और जिसके बदले में मैं तुम्हें अपने साथ कुछ भी करने को दे सकती हूँ। जिसपे वनु अपने मन में सोचता है कि ये लड़की अपनी बॉडी के बदले में सेफ्टी चाहती है, लेकिन कल मैं यहाँ से सही सलामत निकल पाऊंगा इसकी गारंटी ही नहीं है, तो मैं किसी और को अपने साथ कैसे ले सकता हूँ जो मेरे लिए बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। और वनु इसीलिए उस डील को मना कर देता है। जिसपे वो लड़की वनु से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज मेरे डील को एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपने भाई की जान बचानी है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन वनु वन नाइट का इस्तेमाल करके फेफे को वहां से डरा के भगा देता है। इसके बाद अगली सुबह उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें बताया ही जा रहा था कि तुम लोगों को कैसे क्या करना है, लेकिन तभी वो पेड़ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और वनु ये देख के काफी शौक हो गया था कि ये इतनी जल्द यहाँ तक आ गए। जिसके बाद वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और हर कोई इधर उधर भागने लगता है। वो मेयर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें दो चॉइसेस दूंगा, एक तो पहले मेरे साथ चल के वहाँ पे फाइट करो और दूसरी कि टाउन में ही रह के अपनी मौत का इंतजार करो। जिसपे जिन लोगों के पास प्रोफेशन नहीं होता है वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो टाउन में ही रह के इंतजार करेंगे और वो टाउन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी दो लोग आगे बढ़ते हैं और वो अपने हथियार का इस्तेमाल करके उनमें से दो तीन लोगों को मार देते हैं। जिसपे मेयर उनसे कहता है कि तुम लोग हैरान क्यों हो गए, मैंने तुम लोगों को चॉइसेस दी और तुम लोग पीछे रहना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहो, लेकिन इतना याद रखना कि जो लोग भी पीछे रहेंगे मैं उन्हें खुद मार दूंगा। जिसके बाद उन लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं बचती है सिर्फ फाइट करने के अलावा, इसीलिए वो फाइट करने को राजी हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग खेत को कार से पार करने की कोशिश कर रहे थे और वनु मेयर से कहता है ये काफी हैरानी की बात है क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ तक आया था तब प्लांट्स ने मेरे ऊपर अटैक कर ही दिया था, लेकिन वनु फिर भी मेयर को सतर्क रहने को कहता है। लेकिन इसी के बाद खेत के अंदर हलचल होने लगती है और पेड़ों की बड़ी सी वेव बाहर आती है जो उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वनु समय रहते हैं उस गाड़ी से बाहर निकल जाता है और वनु को पता चल जाता है कि ये पेड़ समय के साथ साथ काफी चालाक होते जा रहे हैं। इसके बाद वनु को लोगों की आवाजें आने लगती हैं जो मदद के लिए भीख मांग रहे थे, लेकिन वनु उसी का फायदा उठाता है और वहां से बच के भागने लगता है, यानी कि इसने हर किसी को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन तभी एक पेड़ वनु के ऊपर अटैक करता है तो वनु उसे डॉज कर लेता है, लेकिन तभी वो प्लांट्स वन नाइट को पकड़ लेते हैं, जिसपे वनु फिर से सोल रियलम का इस्तेमाल करके वन नाइट को वहां से बचा लेता है और वो दोनों सही सलामत वहां से बाहर निकल आते हैं सभी लोगों की बलि देने के बाद। इसके बाद हम लोग रूही को देखते हैं जो अभी भी पूरी ईमानदारी के साथ उन लोगों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम लोग फेफे को देखते हैं जो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके भाई को उन पौधों ने पकड़ लिया था और तभी कुछ पौधे फेफे के ऊपर भी अटैक करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे मेयर आते हैं जो फेफे को बचा लेते हैं और वो फेफे के भाई को भी वहाँ से निकाल लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने पिछले टाइम में मुझे काफी बार सर्व किया है और वो सर्विस कैसी थी ये तो सिर्फ राइटर ही जानता है। इसके बाद मेयर फेफे से कहते हैं कि मेरे पास ही रहना और मुझे पीछे पीछे फॉलो करती रहना और इसी के बाद मेयर अपनी ए रैंक की स्किल शैडो क्लोन का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से बचते बचाते भागने लगते हैं। इसके बाद हम लोग वनु को देखते हैं जो कि यही सोच रहा था कि पता नहीं कितने लोग अपनी जान बचा के वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन तभी वो साइड में देखता है तो झाड़ियों के अंदर से तीन लाल लाल आंखें उसे घूरे जा रही थी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।